हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेली टाइम्स पर। आपको पूरी कहानी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रीबर्थ ऑफ डेंजरस माफिया क्वीन एपिसोड 1। मुंबई शहर। एक पुरानी फैक्ट्री के अंदर एक लड़की कुर्सी पर बैठकर टेबल पर अपना सिर रख आराम से सो रही थी। उसके पीछे दो आदमी खड़े हुए थे। तभी कुछ लोग उस फैक्ट्री का बड़ा सा गेट खोलकर अंदर घुस आते हैं। सबके पास लोगों के चाकू, डंडे, बंदूक थी। एक आदमी आता है और साइड में छुपकर ये सब देखने लगता है। वे सभी लोग उस लड़की के पास पहुंच जाते हैं। उनमें से सबसे आगे खड़ा आदमी उन दोनों आदमी से बोला जो उस लड़की के पीछे खड़े थे, उठाओ अपनी बॉस को, आज उसका खेल खत्म। उसकी हिम्मत कैसे हुई थी अपन के एरिया में आकर हमारे ही आदमी को मारने की। और वो उस लड़की के ऊपर गन पॉइंट करके खड़ा हो जाता है जो बिना किसी चिंता के आराम से सो रही थी। उसके पीछे खड़े दोनों आदमी पहले एक दूसरे को देखते हैं, फिर सामने खड़े आदमी को देखकर बोले, देख कालू दादा, हमारी बॉस को बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उनकी नींद खराब करे, तो तू अभी जा, बाद में आना। उस आदमी की बात सुनकर कालू दादा जोर जोर से हंसने लगता है और पीछे पलटकर अपने साथियों को देखकर बोला, भाई लोगों, आपने सब सुना, इनकी बॉस की नींद खराब नहीं होनी चाहिए। कालू दादा की बात सुनकर उसके सभी साथी जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर कालू दादा गुस्से में बोला, अगर नहीं उठी तो इस सोत में ही खत्म कर देते हैं। इतना बोल वो अपने दो आदमियों को कुछ इशारा करता है तो दो आदमी उस लड़की के पास आकर उसे उसकी कुर्सी पकड़कर उठाकर पास वाली पानी की टंकी में उसे डाल देते हैं। उनके ऐसा करते ही जो आदमी उस लड़की के पीछे खड़े थे वो शौक होकर एक दूसरे को देखते हैं और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें आ जाती हैं। वो लड़की पानी के अंदर नीचे की ओर डूबती जा रही थी और ये देख कालू दादा और उसके सभी साथी जोर जोर से हंस रहे थे। वो लड़की पानी के अंदर ही एकदम से अपनी आंखें खुल लेती है और फिर वो अपने दोनों हाथों को अपने पीठ के पीछे लाकर वहां छुपी दो बंदूक को लेकर तेज रफ्तार के साथ पानी के ऊपर आती है। कालू दादा और उसके साथियों के देखते ही देखते वो लड़की पानी से ऊपर आकर उन लोगों पर बंदूक की गोलियों की बारिश कर देती है। उन लोगों को ना भागने का मौका मिलता है, ना अपने हाथों में लिए बंदूक को ऊपर करने का। वो लड़की पानी से बाहर आकर पानी के टंकी के छोटी दीवार पर बैठकर जोर जोर से अपना सिर हिलाती है तो उसके सिर के सारे बाल इधर उधर होने से पानी निकल जाता है और हमारे सामने उस लड़की का सुंदर चेहरा आता है जो देखने में जितना प्यारा था वो लड़की उतनी ही खतरनाक। वो लड़की फिर नीचे आती है तो एक आदमी उसे टावल देता है जिसे लेकर वो लड़की अपने सिर के बालों को सुखाते हुए वहां से जाते हुए बोली, मैं चेंज करके आती हूं, तब तक तुम लोग नीचे पड़ा ये सारा कचरा साफ कर देना। वो लड़की कालू दादा और उसके आदमियों के लाश की तरफ इशारा करके चली जाती है। वे दोनों आदमी हाँ में सिर हिला देते हैं। कुछ देर बाद वो लड़की ब्लैक पेंट ब्लू शर्ट पहनकर वापस आती है तो अब कोई लाश नहीं पड़ी थी नीचे, जमीन पर सब साफ कर दिया था जिसकी कुछ देर पहले यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। वो लड़की फिर से आकर कुर्सी पर बैठ जाती है और अपने दोनों पैरों को उठा सामने टेबल पर रखकर और फिर अपने पीछे खड़े आदमी से बोली, पता नहीं कहां कहां से मरने चले आते हैं मेरे हाथों, जिसे वजह से मैं सो भी नहीं पाए। वो लड़की अपने एक हाथ को मुंह पर रख उबासी लेकर बोली। पीछे खड़ा आदमी कुछ बोल पाता उससे पहले एक दूसरा आदमी गेट के पास छुपे उस 45 साल के आदमी को उसकी कॉलर पकड़ते हुए लाकर उस लड़की से बोला, बॉस, यह आदमी छुपकर सब कुछ देख रहा था। वो लड़की सामने खड़े आदमी को देखकर बोली, क्या अंकल मरना है क्या इस उम्र में? वो आदमी अपने पेंट की पॉकेट में से एक लड़के की तस्वीर निकालकर उसे उस लड़की को दिखाकर बोला, मैं नहीं बल्कि आपको मारना है, इस लड़के को शादी करके बदले में 2 करोड़ रुपए मिलेंगे आपको। जिसे सुनकर सभी शौक हो जाते हैं। वे दोनों आदमी अपने बॉस उस लड़की को देखते हैं जिसके चेहरे पर नॉर्मल भाव थे। सिन विला डाकघर घर के हॉल में मनीषा जी अपने हाथ में फोन लेकर गुस्से में यहां से वहां हो रही थी और उन्हें राहुल सोफे पर बैठकर सेब खाते हुए देख रहा था। ये देख राहुल बोला, माँ, क्या आप इतनी परेशान क्यों हो, आओ बैठो और सेब खाओ। अपने बेटे की बात सुनकर मनीषा जी उसे गुस्से से घूर के देखते हुए बोली, नालायक, यहाँ बैठे कर खाए जा रहा है, अरे जाकर ऑफिस में काम संभाल। अपनी माँ की बात सुनकर राहुल बोला, माँ, आप क्यों मुझे ऑफिस भेजना चाहती है जबकि आर्यन है ना सब देखने के लिए, तो मैं क्यों परेशान हूँ। राहुल की बात सुनकर मनीषा जी उसके पास आकर उसके हाथ से सेब छोड़ाकर उसे सामने टेबल पर रखकर बोली, अरे मुझे पता है कि वो कभी हमें किसी चीज की मना नहीं करता है क्योंकि वो हमें अपना परिवार समझता है, लेकिन कल के दिन उसके लाइफ में कोई लड़की आ गई और उसने आर्यन को हमारे खिलाफ कर दिया, तब हमारे पास क्या होगा। अपनी माँ की बात सुनकर राहुल सोच में पड़ जाता है। ये देख मनीषा जी प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली,
इसलिए बोल रही हूं तो उसके साथ रहकर सारा काम सीख ले और फिर धीरे धीरे कंपनी के सारे शेयर अपने नाम करने लगना। अपनी माँ की बात सुनकर राहुल बोला, लेकिन माँ इसकी क्या जरूरत है, आर्यन कभी हमारे साथ ऐसा नहीं करेगा। राहुल की बात सुनकर मनीषा जी गहरी सांस लेकर बोली, तू रहने दे, तुझसे कुछ नहीं होगा, मुझे ही कोई प्लान तैयार करना होगा। और वे सोफे से खड़े होकर बोली, अभी तक तेरे पिताजी क्यों नहीं आए? उन्हें मैंने छोटे से काम के लिए भेजा था, अभी तक नहीं आए। अपनी माँ की बात सुनकर राहुल कंफ्यूज होकर बोला, लेकिन अपने डेड को क्या काम दिया था? राहुल की बात सुनकर मनीषा जी बोली, वो आर्यन के लिए लड़की देखने गए हैं। अपनी माँ की बात सुनकर राहुल एकदम से सोफे से खड़ा होकर बोला, माँ आप अपने बेटे को छोड़ो, उस आर्यन के लिए लड़की देख रही है। राहुल की बात सुनकर मनीषा जी उसे घूर के देखते हुए बोली, तू कोई काम करता है जो तेरे लिए लड़की खोजे? बस सब दिन घर में पड़ा रहता है। अगर तू आज आर्यन के जगह सिंह ग्रुप का सीईओ होता तो मैं खुशी खुशी तेरे लिए अच्छी सी लड़की खोज कर लाती, लेकिन अब तो भूल ही जा, मैं ऐसा कुछ करूंगी, मुझे अपनी नाक नहीं कटानी है। अपनी माँ की बात सुनकर राहुल गुस्से से वहां से अपने रूम में जाता हुए बोला, मैं खुद खोज लूंगा अपने लिए लड़की, अच्छी सी, पैसे फेंकूंगा तो हजारों लड़की मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएंगी। राहुल की बात सुनकर और उसे जाते हुए देखकर मनीषा जी गहरी सांस लेकर बोली, ये लड़का पूरा बिगड़ चुका है, कहाँ मैं इसकी लाइफ के लिए आर्यन को मारने का प्लान बना रही हूँ और कहाँ ये। मनीषा जी फिर अपने फोन में टाइम देखकर बोली, और कितना टाइम लगेगा इन्हें? तभी मेन गेट से एक आदमी अंदर आते हुए बोला, तुमने कहा था बिल्कुल वैसे ही लड़की खोज कर आया हूं। और कुछ फोटो उनके आगे कर देते हैं। अपने पति की बात सुनकर मनीषा जी उनके हाथ से फोटो लेकर देखने लगती हैं तो उन फोटो को देख उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो हैरानी से मनीष जी को देखकर बोली, यह आप किसकी फोटो लेकर आए हो? मनीषा जी की बात सुनकर मनीष जी आराम से सोफ पर बैठकर बोले, अरे तुमने ही तो कहा था कि ऐसी लड़की को खोजो जो आर्यन का काम तमाम कर दे और सारी दौलत हमारे नाम कर दे, तो मैं बिल्कुल उसी हिसाब की लड़की खोज कर आया हूँ। ये लड़की बहुत बड़ी माफिया है, पूरे मुंबई में इसका राज चलता है और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि कैसे इस लड़की ने एक बड़ी गैंग और उसके लीडर कालू दादा को 2 मिनट में मार डाला अपनी बंदूक से। उसके बाद मैं उसके पास गया और मैंने इसको बताया कि इस आर्यन से शादी करके उसे मारना है, तो इसने पहले मुझे साफ मना कर दिया कि वो किसी से शादी नहीं करेगी, लेकिन मैंने उससे कहा कि उसे झूठी शादी करनी है बस, और उसके हम उसे पूरे 2 करोड़ रुपए देंगे, तो राजी हो गई और डील पक्की हो गई। मनीषा जी जो मनीष जी के पास सोफे पर बैठ उनकी बात सुन रही थी, वो हैरानी से बोली, अपने 2 करोड़ की डील की है? मैंने आपसे कोई छोटी गुंडी लड़की से बात करने को बोला था, लेकिन ये तो। मनीषा जी फोटो में देखकर बोली, ये तो माफिया से है, जो चाहे तो हमें खत्म कर देगी और सारी दौलत खुद रख लेगी और कोई उसका कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। मनीषा जी रोनी सी शकल बनाकर बोली। मनीषा जी की बात सुनकर मनीष जी के चेहरे के भाव भी चेंज हो जाते हैं और वो सोचते हुए बोले, वो अपने डील को कभी नहीं तोड़ेगी। तभी मनीषा जी बोली, और अगर तोड़ दिया तो? अपने बीवी को इतना घबराता देख मनीष जी बोले, तो भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ पाएगी, क्योंकि मैं उससे बड़े बड़े माफिया को भी जानता हूं जो पैसे के लिए उसका भी खेल खत्म कर देंगे। अपने पति की बात सुनकर मनीषा जी थोड़ी राहत की सांस लेकर बोली, ठीक है, लेकिन उसे आपने अपने आर्यन के बारे में सब कुछ बता दिया था ना, और यह भी कि कल ही उसे उससे कोर्ट मैरिज करनी है? मनीष जी हाँ में सिर हिलाकर बोले, मैंने उसे एक एक बात अच्छे से समझा दिया, तुम चिंता मत करो, बस आर्यन को शादी के लिए मनाना होगा। अपने पति की बात सुनकर मनीषा जी हंसते हुए बोली, अरे यह मेरे लिए बच्चों का खेल है, आपको पता है ना कि वो पूरी दुनिया के लिए जैसा भी हो, लेकिन मुझे अपनी माँ जैसा प्यार करता है, मेरी बात उसके लिए भगवान के आदेश के बराबर है। वो एक चोट भगवान की बात को टाल सकता है, लेकिन मेरी नहीं। इतना बोल वो हंसने लगती है और उनके साथ मनीष जी भी। पुरानी फैक्ट्री में वो लड़की अपने एक हाथ में बंदूक लेकर कुर्सी पर बैठकर सामने टेबल पर अपने दोनों पैर को रख हुए थी और अपने दूसरे हाथ में आर्यन की फोटो लेकर बहुत देर से उसे ही घूरे जा रही थी। उसके पीछे खड़े 2 आदमी बहुत देर से अपने बॉस को देख रहे थे। उनमें से एक आदमी बोला, बॉस आप इस अमीर लड़के की फोटो को क्यों देखे जा रही हो, और अपने इतने कम पैसे में ये डील पक्की क्यों की जिसमें आपको इस लड़के से शादी करनी पड़ेगी? उस आदमी की बात सुनकर वो लड़की बोली, छोटे बात तो तेरी सही है कि अपन माफिया लोगों को इन शादी के झंझटों से दूर रहना चाहिए, लेकिन। इतना बोल रुक कर फिर फोटो को गौर से देखने लगती है। अपने बॉस को अपनी बात बीच में छोड़ता देखकर छोटे बोला, लेकिन क्या बॉस आपको पता ना, अपने लाइन में परिवार नहीं होना चाहिए, वरना अपना दुश्मन सबसे पहले अपने परिवार पर ही निशाना साधता है। छोटे की बात सुनकर वो लड़की बोली,
अपन को ये सब पता है छोटे, तभी अपन प्यार मेयार के झंझट में नहीं पड़ी और इस लड़के को सिर्फ अपने डील को पूरा करने के लिए काम करेगी और फिर इसका काम खत्म कर सारी दौलत इसके मामा मामी के नाम करके अपना पैसा लेकर वापस आ जाऊंगी। इतना बोल वो कुर्सी से खड़े होकर बोली, अब तैयारी करो शादी की, कल तुम्हारी बॉस मोना की शादी है। अपने बॉस मोना की बात सुनकर वे दोनों आदमी बोले, जी बॉस, हम आपके नकली माता पिता का इंतजाम करते हैं। मोना पलटकर उन्हें देखकर बोली, ठीक है, लेकिन अपन के माता पिता रियल वाले लगने चाहिए, इसलिए उन्हें सब समझा देना कि कल शादी में कोई ओवर एक्टिंग ना करें। मोना की बात सुनकर वे दोनों आदमी वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मोना उस फोटो को देखकर बोली, मिस्टर आर्यन सिंह, शादी के लिए तैयार हो जाओ, आपकी पत्नी आपकी मौत बनकर आ रही है आपकी लाइफ में। मोना अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर बोली, रात का समय सिंह विला के अंदर आकर एक कार रुकती है और उसमें से एक हैंडसम लड़का बाहर आकर निकलता है और घर के अंदर जाने लगता है गार्ड को कार की चाबी देकर। वो लड़का जैसे ही घर के अंदर आता है तो देखता है कि उसके मामा मामी और भाई राहुल डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। उन्हें देखकर आर्यन जल्दी से सीढ़ियों के तरफ अपने रूम में जाते हुए बोला, सॉरी अंकल आंटी, आज कुछ ज्यादा ही लेट हो गया, मैं अभी खाना तैयार करता हूँ। और तेज कदमों से अपने रूम में जाकर अपने कपड़े चेंज करने लगता है। नीचे हॉल में राहुल बोला, क्या माँ यह इतने लेट आएगा, फिर हम कब खाना खाएंगे? अपने कोई नौकर भी नहीं रखा घर में जो इसके ना होने पर हमें खाना बना कर दे। अपने बेटे की बात सुनकर मनीषा जी बोली, अरे आजकल के नौकर कितना पैसे लेते हैं और साथ में नखरे भी बहुत करते हैं, और जब हमारे पास आर्यन है तो हम क्यों किसी और के हाथों का खाना खाएं? और वो थोड़ी रोज ऑफिस से लेट आता है, आज कुछ जरूरी काम आया होगा। अपनी मां की बात सुनकर राहुल कुछ बोलता, तब तक आर्यन घर के कपड़ों में सीढ़ियों से नीचे आकर किचन की ओर जाते हुए बोला, बस 2 मिनट दो मुझे, मैं अभी गर्मा गर्म खाना बनाकर लाता हूं। मनीषा जी आर्यन की बात सुनकर अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर बोली, कोई बात नहीं बच्चे, हम लोग इंतजार कर सकते हैं, तुम आराम से खाना बनाकर लाओ और ध्यान से अपने हाथों में चोट मत लगने देना। आर्यन किचन में जाते हुए बोला, जी आंटी, और खाना बनाने लगता है। किचन से बाहर मनीष जी बोले, वैसे हम लोग उससे बहुत काम कराते हैं, बेचारा दिन भर ऑफिस में काम करके थक गया होगा, उसे 2 मिनट तो आराम करने देती। मनीष जी की बात सुनकर मनीषा जी बोली, आपको उसकी बहुत चिंता हो रही है, ज्यादा प्रॉब्लम हो तो आप भी उसकी हेल्प क्यों नहीं कर देते? मनीषा जी की बात सुनकर मनीष जी अपने चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान लाकर बोले, नहीं नहीं, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मनीष की बात सुनकर राहुल हंसने लगता है और ये देखकर मनीषा जी उसे घूर एंग्री के देखती है। तो राहुल अपना सिर नीचे कर लेता है। मनीषा जी बोली, तुम दोनों और मजे कर लो, एक बार इस आर्यन का काम खत्म हो जाए फिर तुम दोनों ही ऑफिस जाना और घर का काम भी करना। मनीषा जी की बात सुनकर राहुल और मनीष जी हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं और फिर छोटी सी शकल बनाकर मनीषा जी को देखने लगते हैं। लेकिन मनीषा जी उसे इग्नोर करके किचन की तरफ देखकर बोली, आर्यन बेटे क्या हुआ, क्या मैं आऊं तुम्हारी मदद के लिए? मनीषा जी की बात सुनकर आर्यन तेज आवाज में बोला, नहीं नहीं आंटी, बस हो गया, और वो अपने हाथों में खाना लेकर आने लगता है। ये देख मनीषा जी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और फिर दुखी सा चेहरा बनाकर बोली, मुझे माफ कर देना बेटे, मैं तुझसे इतना काम कराती हूँ। मनीषा जी की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराकर उनके प्लेट में खाना रखते हुए बोला, कोई बात नहीं आंटी, मुझे आदत हो गई है और मुझे ये करना पसंद है, आप ही मेरी माँ हो, अगर आप लोग नहीं होते तो मैं किसी अपना बोलता, इसलिए आपके लिए मुझे मरना पड़े तो भी मेरे लिए कम होगा। आर्यन की बात सुनकर मनीष को अंदर से बुरा लगता है कि उसकी बहन मरते समय आर्यन का हाथ उसके हाथ में देकर बोली थी, भाई कुछ भी हो जाए लेकिन मेरे आर्यन को कभी यह एहसास नहीं होने देना उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, और उसे बहुत प्यार देना, अपने बहन की यह आखिरी इच्छा जरूर पूरी करना। उस पल को याद कर मनीष जी को पहली बार बुरा लगता है कि उन्होंने अपने बहन से किया वादा पूरा नहीं किया, बल्कि अब तो वो उसके बेटे को मारने का प्लान बना रहे हैं उसकी दौलत के वजह से। मनीष जी यह सोच ही रहे होते हैं तभी आर्यन उन्हें देखकर बोला, क्या हुआ अंकल, आप खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? क्या मैंने खाना सही नहीं बनाया? आर्यन की बात सुनकर राहुल और मनीषा जी भी मनीष जी को देखते हैं जो अपनी सोच से बाहर आकर अपने आंखों से आंसू साफ करके बोले, नहीं नहीं बेटे, वो तुम्हारी बात सुनकर वो मुझे तुम्हारी माँ की याद आ गई थी। मनीष जी की बात सुनकर आर्यन बोला, आप चिंता मत करो अंकल जी, मुझे कभी उनकी याद नहीं आती है, आप लोगों ने मुझे बचपन से इतना प्यार जो दिया। आर्यन की बात सुनकर मनीष जी मुस्कुराकर खाना खाने लगते हैं। मनीषा जी उन्हें घूर के देखे जा रही थी। मनीषा जी फिर खाना खाते हुए बोली,
ये बात सही है आर्यन कि मैं अपने राहुल से भी ज्यादा तुझे प्यार करती हूँ, तभी मैंने तुम्हारे अंकल के साथ मिलकर यह फैसला किया है कि अब तुम्हारी शादी कर दी जाए, जिसके लिए हमने लड़की भी देख ली है। लड़की वाले बहुत अच्छे हैं और कल ही तुम्हारी उसके साथ कोर्ट में शादी है। मनीष जी आर्यन को ही देख रहे थे, जिसके चेहरे पर शादी की बात सुनकर थोड़े परेशानी वाले भाव आ गए थे और वे ये देखकर बोले, क्या हुआ आर्यन, क्या तुम्हारी लाइफ में कोई और लड़की है? अगर ऐसा है तो हम उससे भी तुम्हारी शादी करा सकते हैं। मनीष जी की बात सुनकर आर्यन जल्दी से ना में सिर हिलाकर बोला, नहीं नहीं अंकल, इसी बात नहीं है और मैं शादी के लिए तैयार हूँ, और वैसे भी मैं अपनी आंटी की पसंद को ना बोल ही नहीं सकता हूँ। मनीषा जी जो मनीष जी को घूरे जा रही थी, वो आर्यन की बात सुनकर मुस्करा कर बोली, तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छी लड़की देखी है। आर्यन हाँ मैं सिर हिला देता है। सभी खाना खाकर चले जाते हैं। आर्यन फिर बचा हुआ खाना खाकर किचन में जाकर सभी बर्तन साफ करके अपने रूम में चला जाता है। सिन विला, रात का समय। आर्यन अपने रूम की बालकनी में खड़ा होकर आसमान के तरफ देख रहा था। वो दो तारों को बहुत गौर से देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उन तारों में अपने माँ बाप को देख रहा हो और मन ही मन उनसे बात कर रहा हो। तभी उसके फोन पर मैसेज आने की आवाज आती है, जिसे सुनकर उसका ध्यान उन तारों से हट जाता है और वो अपने पेंट की पॉकेट से फोन निकालकर मैसेज देखकर गहरी सांस लेकर उस मैसेज को इग्नोर कर देता है। 2-3 मैसेज आने के बाद जब आर्यन उनका जवाब नहीं देता है तो उसके फोन पर किसी का कॉल आने लगता है। आर्यन ये देख पहले कॉल काटने को होता है, लेकिन फिर कुछ सोचकर कॉल रिसीव कर फोन को अपने कान पर लगा लेता है और उसके ऐसा करते ही कॉल के दूसरी तरफ से एक लड़की की थोड़ी नाराजगी भरी आवाज आती है, तुम मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? क्या मुझे इग्नोर कर रहे हो? वो लड़की थोड़ी शैतानी आवाज में बोली, जिसकी बात सुनकर आर्यन बोला, सॉरी अंजलि, अब हमें अलग हो जाना चाहिए। मेरी शादी तय हो गई है किसी और लड़की से, तो आज के बाद मुझे कॉल मत करना। इतना बोल वो कॉल काटने लगता है। तभी अंजलि जो आर्यन की बात सुनकर शॉक में थी, वो उसे रुकते हुए बोली, रुको आर्यन, कॉल मत काटना, पहले मेरे बात का जवाब दो। आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? हम प्यार करते हैं ना एक दूसरे से, फिर शादी किसी और से क्यों? अंजलि की बात सुनकर आर्यन बोला, देखो मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुमने ही जिद की थी मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाने की, और ना मैंने शादी का तुमसे कोई वादा किया था। इसलिए यह बात यही खत्म करो। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया तो मैं तुम्हें उसका पैसा देने के लिए तैयार हूँ। तुम उन पैसे से कोई अच्छा लड़का देख शादी कर लेना, लेकिन अब हमारे बीच कुछ नहीं है तो गुड बाय। फिर भी मैंने तुम्हारा दिल दुखाया हो तो मुझे माफ कर देना। इतना बोल बिना अंजलि की कोई बात सुने कॉल काट देता है। वो अपने मामी को नहीं बता सकता है किसी और के बारे में, और उनका फैसला ही आखिरी फैसला है, चाहे फिर उसे अपने दिल को ही क्यों दुखाना पड़े। अंजलि का बार बार कॉल आने पर आर्यन उसे आखिरी मैसेज कर उसका नंबर ब्लॉक कर देता है। अब उसे बेचैनी सी होने लगती है। पहली बार उसके वजह से कोई दुखी हुआ है, इसलिए उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने किसी लड़की को अपने इतने करीब आने दिया। और वो रूम में से बाहर निकल जाता है, सीढ़ियों से घर के बाहर जाने लगता है। तभी उसके कानों में मनीष जी की आवाज आती है, जो किचन से एक बोतल पानी लेकर अपने रूम की तरफ जा रहे थे। अरे बेटे, तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? अपने मामा की आवाज सुनकर आर्यन उन्हें देखते हुए बोला, कहीं नहीं अंकल, बस बाहर ही टहलने जा रहा हूँ, नींद नहीं आ रही है। आर्यन की बात सुनकर मनीष जी उसके आंखों में देखते हैं, जहां उसे अकेलापन साफ दिखाई दे रहा था। सच में आज आर्यन की इस हालत की जिम्मेदार वो ही है, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते अपने बीवी के आगे। और वो गहरी सांस लेकर बोले, ठीक है बेटा, लेकिन ज्यादा दूर तक मत जाना, क्योंकि अकेले जाना ठीक नहीं है और रात का माहौल आजकल सही नहीं है इस शहर का। अपने मामा जी की बात सुनकर आर्यन हाँ में सिर हिलाकर चला जाता है। और ये देख मनीष जी भी दुखी होकर अपने रूम में चले जाते हैं, जहां बेड पर बैठी मनीषा जी उनका इंतजार कर रही थी। और उन्हें देख उनके हाथ से पानी का बोतल लेकर उससे पानी पीते हुए बोली, इतना समय क्यों लगा आपको पानी लाने में? मनीष जी जो आर्यन के चेहरे को याद कर रहे थे, वो अपनी बीवी की बात सुनकर उनके पास बैठकर बोले, देखो मनीषा जी, अपने बचपन से आर्यन को इस घर के नौकर जैसा व्यवहार किया और उससे घर का सारा काम भी कराया, लेकिन उसने कभी आपको पलटकर जवाब नहीं दिया, बल्कि वो तुम्हें अपनी माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। तुम्हारी कही हुई बात उसके लिए पत्थर की लकीर है। मनीष जी आगे और कुछ बोल पाती उससे पहले मनीषा जी गुस्से में उन्हें देखकर बोली, मैं देख रही हूँ तुम्हें आज कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है। उस पर भूल गए जब हम गरीब थे तब हमारी हेल्प के लिए कोई आगे नहीं आया था, और आज तुम्हें जिस पर इतना प्यार आ रहा है उसके माँ बाप ने हमारी हेल्प नहीं की थी, लेकिन जब अपनी बारी आई तो अपने बेटे की जिम्मेदारी हमें सौंप कर चली गई। अगर इस लड़के के पास इतनी दौलत नहीं होती तो मैं इस अपने घर का नौकर भी नहीं मानती, इसलिए अब मेरे सामने इसकी तरफदारी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना बोल वो चादर ओढ़कर बेड पर लेट जाती है।
ये देख मनीष जी गहरी सांस लेकर खुद से बोले, पता नहीं क्यों तुम्हें मेरी मारी हुई बहन पर इतना गुस्सा है कि उसके किए की सजा उसके बेटे को दे रही हो। और यही सोच वो बेड पर लेट जाते हैं। दूसरी तरफ सिंह विला से बाहर आकर आर्यन रोड के साइड में उदास सा चला जा रहा था। उसे एहसास ही नहीं वो कितनी दूर आ गया। पूरे दिन भर ऑफिस में काम करके और घर का काम करके भी उसके आंखों में नींद का नामो निशान नहीं है था, तो बस एक गहरी उदासी और अकेलापन। आर्यन रोड के साइड में चला जा रहा था, तभी दो आदमी उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन आर्यन को इसका कोई एहसास नहीं था कि कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है वो। और इसी तरह दो आदमी और आगे से उसकी तरफ आने लगते हैं जिनके हाथों में चाकू था, और उनमें से एक आदमी उसके पास आकर जबरदस्ती उससे टकरा जाता है, जिससे आर्यन अपनी सोच से बाहर आकर उस आदमी से बोला, सॉरी भाई मेरा ध्यान नहीं था। इतना बोल वो जाने को होता है। वो आदमी बोला, दिखाई नहीं देता है क्या तेरे को? आर्यन उसकी बात सुनकर बोला, सॉरी बोला ना भाई। इतना बोल फिर आगे जाने को होता है तो वे चारों आदमी उसे चारों ओर से घेर कर खड़े हो जाते हैं। उनके हाथों में चाकू था और उनमें से एक आदमी आर्यन को चाकू दिखाकर बोला, सॉरी बोलने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? अपन को इसके बदले में पैसे चाहिए और तूने जो कुछ भी पहना वो सब भी। आर्यन अब तक समझ चुका था कि यह लोग उसे लौटने आए हैं, तो उन्हें हाथ दिखाकर बोला, देखो भाई इस समय मेरे पास कुछ नहीं, अगर आप लोगों को पैसे की जरूरत है तो मेरे ऑफिस में आकर मिलो, मैं तुम्हें पैसे। लेकिन वो आगे कुछ बोल पाता उससे पहले एक आदमी उसे घूर के देखते हुए बोला, तू हम लोगों को पागल बना रहा है, हमें पैसे इसी समय चाहिए वरना मरने के लिए तैयार हो जा। आर्यन उस रोड छाप गुंडे की बात सुनकर अपने हाथ में सोने की घड़ी उतारकर उसे देते हुए बोला, अभी मेरे पास यही है। वो आदमी आर्यन के हाथ में से घड़ी लेकर उसे अपने साथी को देते हुए बोला, पकड़ इसे। और फिर आर्यन की तरफ देखकर बोला, और क्या क्या है तेरे पास वो सब दे। आर्यन उस आदमी को अपने पेंट और शर्ट की पॉकेट दिखाकर बोला, अब मेरे पास कुछ नहीं है। तभी एक आदमी की नजर आर्यन के गले में पहनी सोने की चैन पर जाती है और वो अपने साथी के कान में बोला, भाई इसके गले में सोने की चैन है। अपने साथी की बात सुनकर वो आदमी आर्यन से बोला, अपने गाले में पहनी इस चैन को उतार कर दे। आर्यन उस आदमी की बात सुनकर अपने सोने की चैन पर हाथ रखकर बोला, सॉरी पर मैं ये तुम लोगों को नहीं दे सकता हूं, यह मेरे माँ बाप की आखिरी निशानी है। आर्यन की बात सुनकर वो आदमी आर्यन के गाले में हाथ डालकर उस चैन को निकालकर बोला, कोई बात नहीं, अपने मारे हुए माँ बाप की चैन का तो क्या करेगा, तेरी जान बच रहे हैं वही ही बहुत है। आर्यन उसके हाथ में चैन देखकर बोला, देखो उसे मुझे लौटा दो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आर्यन की बात सुनकर वो सभी लोग हंसने लगते हैं उसे चैन दिखाते हुए, लेकिन अब आर्यन के चेहरे पर गुस्से वाले भाव आ रहे थे। आर्यन को गुस्से में देख सभी गुंडे हंसने लगते हैं। आर्यन एक बार फिर बोला, देखो मुझे मेरी चैन वापस दो नहीं तो। आर्यन आगे कुछ बोल पाता उससे पहले एक आदमी अपने चाकू से उसे जाने का इशारा करते हुए बोला, बहुत हुआ तेरा, अब निकल यहां से नहीं तो इस चैन के वजह से तुझे अपनी जान देनी पड़ेगी, समझा क्या? उस आदमी की बात सुनकर आर्यन अपना हाथ ऊपर करके उसके हाथ से चैन लेने की कोशिश करते हुए बोला, मैं अपनी माँ बाबा की आखिरी निशानी लिए बिना नहीं जाऊंगा, प्लीज मुझे मेरी चैन वापस दो। वो आदमी अपने हाथ को ऊपर करके बोला, बच्चे वो तो तुझे नहीं मिलने वाली और अपनी जान की थोड़ी भी परवाह है, निकल जा यहां से नहीं तो यही तेरा खेल खत्म कर देंगे। उस आदमी की बात सुनकर आर्यन उसे घूर के देखता है। ये देख दूसरा आदमी आगे आकर आर्यन के सीने पर हाथ रख उसे पीछे धक्का देकर बोला, तू अपने भाई को आंखें दिखाएगा, तेरी इतनी हिम्मत, निकल यहां से उससे पहले कि अपन का दिमाग खराब हो। उस आदमी को ऐसा करता देख वो चैन लिए आदमी बोला, छोड़ यार वो बच्चा है, जाने दे उसे। अपने भाई की बात सुनकर वो आदमी जोर से आर्यन को पीछे के साइड धक्का देकर बोला, निकल यहां से। आर्यन उसके ऐसा करने से एकदम 2 कदम पीछे चला जाता है और वो आदमी मुस्कुराते हुए पलटकर अपने साथियों को देखकर बोला, सच में ये बच्चा है। उसकी बात सुनकर वे तीनों आदमी भी हंसने लगते हैं। तभी वो आदमी जो हंसते हुए अपने साथियों के पास आ रहा था उसके कंधे पर कोई हाथ रख देता है, जिसका एहसास होते ही वो आदमी पलटकर दिखता है तो आर्यन को देख वो जिस ही कुछ बोलने को होता है तो उससे पहले आर्यन एक जोर का मुक्का उसके चेहरे पर दे मारता है, जिससे वो आदमी 2 कदम पीछे हो अपने नाक पर हाथ रख लेता है जहां से अब खून आने लगा था। बाकी लोग भी ये देखकर शॉक थे। आर्यन उसकी तरफ उंगली पॉइंट करके बोला, मैंने कहा था ना कि मेरी चैन वापस करो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आर्यन की बात सुनकर वो आदमी गुस्से से उसे देखता है और गुस्से में लाल चेहरे से अपने हाथों में लिए चाकू से उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसकी बदले में आर्यन उसका हाथ पकड़कर उसे घूर के देखते हुए बोला,
क्या हुआ बच्चा, समझा था क्या? और एक और मुक्का मार देता है जिसे वो आदमी 2 कदम दूर होकर अपने घुटनों के बल बैठकर अपने नाक पर हाथ रख लेता है। ये देख वे तीनों आदमी हैरानी से आर्यन को देखे जा रहे थे। शौक तो और कोई भी था। वहां से थोड़ी दूरी पर एक ब्लैक रंग की कार रुकी थी। उसमें एक आदमी और एक लड़की बैठी हुई थी। उस लड़की के चेहरे पर थोड़े अलग भाव थे और वो गौर से आर्यन को देख रही थी और उस आदमी के चेहरे पर शौक वाले भाव थे। वो आदमी अपने पास बैठी लड़की को देखकर बोला, बॉस आपका होने वाला पति किसी से कम नहीं है, देखो कितने अच्छे से लड़ रहा है चारों आदमी से। छोटे की बात सुनकर मोना आर्यन को देखती है जो अब चारों आदमी से लड़ रहा था। ये देख मोना गहरी सांस लेकर बोली, लेकिन ये ज्यादा समय तक इन लोगों से नहीं लड़ सकता है। अपने बॉस की बात सुनकर छोटे आर्यन को देखकर बोला, लेकिन बॉस ऐसा लग नहीं रहा है। मोना छोटे की बात सुनकर बोली, उसमें लड़ने की हिम्मत है लेकिन इस तरह लड़ेगा तो कुछ देर में थक जाएगा। और ऐसा ही होने लगा था। आर्यन चारों आदमी के साथ एक साथ लड़ने से थकने लगा था और ये देख वे चारों आदमी आर्यन को मारने लगते हैं। 2 आदमी उसे पीछे से पकड़ लेते हैं। एक आदमी उसके तरफ अपने हाथों में चाकू लेकर आ रहा था। आर्यन में अब इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि वो उन लोगों से खुद को छोड़ा कर भाग सके और वो कोशिश भी नहीं कर रहा था, बस अपनी मौत को अपने पास आते हुए देख रहा था। कार में बैठे छोटे ये देख फिर मोना को देखकर बोला, बॉस ये तो बचने की कोशिश भी नहीं कर रहा है, अगर इसने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो ये लोग इन्हें मार देंगे। छोटे के बात सुनकर मोना के चेहरे के भाव चेंज होने लगते हैं और वो उन आदमी को देखकर बोली, अभी इसके मरने का समय नहीं आया है। और वो अपने बंदूक लेकर और अपने चेहरे पर मास्क लगा कार से बाहर आ जाती है। इधर वो आदमी चाकू लेकर बिल्कुल आर्यन के पास आकर खड़ा होकर बोला, हमने तुझे बच के भागने का मौका दिया था, लेकिन अगर तुझे मरना है तो हम तुझे वो ही दे देते हैं। इतना बोल वो अपना एक हाथ आर्यन के कंधे पर रख और दूसरे हाथ को जिसमें वो चाकू पकड़े हुए था उसे आर्यन के पेट की तरफ तेजी से लाने लगता है। ये देख आर्यन अपनी आंखें बंद करके मन में बोला, मां मैं आ रहा हूं आपके पास। लेकिन जैसे ही चाकू आर्यन के पेट के बिल्कुल पास आ गया था उसी समय एक बंदूक से गोली चलने की आवाज आती है और कोई कुछ समझ पाता उससे पहले वो गोली आकर सीधा उसे आदमी के हाथ में लगती है, जिससे उस आदमी के हाथ से चाकू दूर जाकर गिरता है और दर्द में उस आदमी की चीख निकल जाती है। वो आदमी जल्दी से अपने घुटनों के बल बैठकर उस तरफ देखता है जहां से गोली चली थी। बाकी तीनों आदमी के साथ आर्यन भी अपनी आंखें खुलकर उस तरफ देखता है जहां एक लड़की काले कपड़े पहने खड़ी थी। रात के अंधेरे में उस लड़की के सुनहरे बाल हवा में उड़ रहे थे। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं थे और उसने अपने चेहरे पर काला मास्क लगाया हुआ था और उसके हाथ में बंदूक थी जिसमें से अभी भी हल्का सा धुआं निकल रहा था। उस लड़की का छोटा सा भूत डेविल रूप देख ऐसा लग रहा था जिसे वो लड़की ना हो बल्कि मौत की देवी हो। उन चारों आदमी को ऐसा लग रहा था कि यह लड़की नहीं बल्कि उनकी मौत हो जो अब धीरे धीरे कदमों से उनके पास ही आ रही थी। वो आदमी जिसके हाथ में गोली लगी थी वो दर्द में बोला, तुम कौन हो और मुझ पर गोली क्यों चलाई, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उस आदमी की बात सुनकर सभी लोग उस लड़की को देख रहे होते हैं। आर्यन भी कंफ्यूज था, ये लड़की कौन है जिसने उसकी जान बचाई, क्योंकि वो इसे जानता भी नहीं है, फिर क्यों उसने उसकी जान बचाई? आर्यन ये सोच ही रहा होता है तब तक वो लड़की अंधेरे में से रोशनी में आ गई थी और वो उस आदमी की बात सुनकर मुस्कुराकर अपने चेहरे पर एक स्माइल विद हॉर्न्स डेविल लाकर बोली, तुम लोगों की इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरे बारे में जान सको और अपनी और अपने साथियों की थोड़ी भी जान की परवाह हो तो मेरे 3 गिनने से पहले निकल जाना, और नहीं तो मेरे 4 गिनने से पहले तुम सभी की लाश नीचे जमीन पर पड़ी होगी। सामने खड़े लड़की की बात सुनकर वे चारों आदमी एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन मोना गिनती शुरू करके बोली, 1। वे तीनों आदमी उस गोली लगी आदमी को पकड़कर उसे खड़ा करके जाने लगते हैं। मोना, 2। उन आदमी को भागता देखकर आर्यन खड़ा होकर बोला, मेरी चैन देकर जाओ। आर्यन की बात सुनकर एक आदमी उसकी तरफ चैन और घड़ी फेंक कर बोला, पकड़ इन्हें, हमें मरना थोड़ी है तेरी इस चैन को लेकर, और वे लोग वहां से चले जाते हैं। मोना, 3। इतना बोल मोना अपनी आंखें खुलकर देखती है तो वे लोग भाग गए थे और सामने आर्यन को देखती है जो अपनी चैन उठाकर अपने आंखों से लगाकर उसे गले में पहन रहा था, जिसे देख मोना को आर्यन पर बहुत गुस्सा आता है कि इतना अमीर होकर यह एक चैन के वजह से अपनी जान खतरे में डाल रहा था। अगर वो सही समय पर नहीं आती तो इस समय इस आदमी की लाश डली होती जमीन पर। यही सोच उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था और गुस्से में वो अपनी बंदूक उसके ऊपर पॉइंट करके बोली, तुम्हें मरने का बहुत शौक है ना, लो मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी कर देती हूँ। सामने खड़ी लड़की की बात सुनकर और उसे अपने ऊपर बंदूक तान खड़ा देखकर आर्यन उदास होकर बोला,
ठीक है, तुम मुझे मार सकती हो क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई थी, लेकिन मैं इस चैन को जो मेरी माँ बाप की आखिरी निशानी मेरे पास है, मैं उसे खुद से दूर नहीं कर सकता हूँ। इतना बोल वो अपनी आंखें बंद करके गोली चलने का इंतजार करने लगता है। मोना आर्यन की मासूम भरी बात सुनकर खोसी गई थी। कोई इतना मासूम कैसे हो सकता, इसे थोड़ा भी अपनी जान की फिक्र नहीं है। क्यों भगवान ने इसके साथ इतना बुरा क्यों क्या था? बचपन में इसके माँ बाप को इससे छीन लिए और जिन्होंने इसे पाला उन्होंने उसे इस लड़के को मारने का प्लान बनाया। कुछ देर गोली की आवाज ना सुनाई देने पर आर्यन अपनी आंखें खुलकर सामने खड़ी लड़की से बोला, क्या हुआ, तुमने मेरे ऊपर गोली अभी तक क्यों नहीं चलाई? आर्यन की बात सुनकर मोना अपने सोच से बाहर आकर बंदूक को नीचे करके बोली, मारना तो है तुम्हें लेकिन अभी नहीं। आर्यन उसकी बात सुनकर कंफ्यूज होकर उसे देखने लगता है। ये देख मोना बोली, लड़कों का इतना सीधा और मासूम होना अच्छा नहीं होता है क्योंकि इसमें सभी तुम्हारा फायदा उठाकर तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए तैयार होंगे। मोना की बात सुनकर आर्यन बोला, कोई मुझे मारकर क्या करेगा, लेकिन मैं इस वजह से अपनों को दुख नहीं दे सकता हूँ। मेरी मौत जिसके हाथों लिखी होगी उसे कोई नहीं बदल सकता है। आर्यन की हार मासूम भरी बातें सीधी मोना के दिल में लग रही थी। यह लड़का इतना भोला और मासूम क्यों है? अगर ऐसा ही रहा तो वो कैसे इस लड़के को मारेगी? मोना फिर गहरी सांस लेकर बोली, मोना कभी अपनी डील को नहीं तोड़ सकती और इस लड़के को मरना है। अगर यह जिंदा रहा तो सभी इसे परेशान करेंगे। इस दुनिया में इसका भला सोचने वाला कोई नहीं, बल्कि जिन्हें यह अपना समझता है वे लोग ही इसे मारने का प्लान बना रहे हैं। मोना फिर अपनी सोच से बाहर आकर बोली, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देती हूँ। सामने खड़ी लड़की की बात सुनकर आर्यन बोला, कोई बात नहीं, मैं पैदल ही चला जाऊंगा। आर्यन की बात सुनकर मोना मुस्कुरा कर बोली, क्या फिर से किसी से लड़ाई करनी है अपनी चैन के वजह से? मोना की बात सुनकर आर्यन आसपास देखता है तो घर से बहुत दूर तक आ गया था वो। ये देख मोना बोली, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें घर तक छोड़ सकती हूँ, आओ मेरे पीछे। और वो आगे चलने लगती और उसके पीछे आर्यन चलने लगता है। अब उसे अंधेरे में डर लगने लगा था, पता नहीं वो कैसे इतनी दूर आ गया। मोना आर्यन के चेहरे के भाव देखकर समझ चुकी थी कि आर्यन को अब डर लग रहा है, तभी उसके साथ साथ चलने लगता है। ये लड़का सच में बहुत मासूम है। मोना कार के पास आकर बोली, आओ बैठो, और वो उसके लिए कार का पीछे का गेट खोल देती है। आर्यन जल्दी कार के अंदर बैठते हुए बोला, थैंक्स मेरी हेल्प करने के लिए। मोना कार के आगे सीट पर बैठते हुए बोली, कोई बात नहीं, लेकिन आगे से इतनी रात को घर से बाहर मत आना। मोना की बात सुनकर आर्यन जल्दी से हाँ में अपना सिर हिला देता है, जिसे कोई छोटा बच्चा अपनी गलती होने पर वो अपनी माँ की हर बात पर सिर हिला देता है। मोना फिर छोटे को देख बोली, चलो। छोटे, जो आर्यन को देख शौक था क्योंकि यह लड़का फोटो में दिखा था उससे ज्यादा हैंडसम और मासूम है, वो मोना की बात सुनकर जल्दी से कार को सिंह विला के तरफ मोड़ देता है। लक्ष्मी बार बार आर्यन को खुद को घूरता देख बोली, क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? मोना की बात सुनकर आर्यन बोला, तुमने अपने चेहरे पर यह मास्क क्यों लगाया हुआ है, क्या तुम कोई डॉन हो? आर्यन की बात सुनकर छोटे हैरानी से मोना को देखता है, जो आर्यन की बात सुनकर मुस्करा कर हाँ में सिर हिलाकर बोली, हाँ ऐसा ही कुछ समझ लो। मोना की बात सुनकर आर्यन खुश होकर अपने सीट पर उचकते हुए बोला, वाह तुम एक डॉन हो, इसका मतलब मैं इस समय एक लेडी डॉन के साथ हूँ जिसने मेरी जान बचाई। आर्यन को ऐसा करता देख और उसकी बात सुनकर इस बार दोनों शौक थे। क्या डॉन होना हंसी की बात है, और डॉन का नाम सुनकर लोग डरते हैं ना, तो ये लड़का इतना खुश क्यों लग रहा है? आर्यन खुद को घूरता देख बोला, सॉरी लेकिन मैं अपने लाइफ में पहली बार किसी डॉन को देख रहा हूँ। क्या तुम यही काम करती हो, मतलब लोगों को मारने का? आरव की बात सुनकर इस बार छोटे की हंसी छोड़ जाती है और वो मोना को देखकर बोला, बॉस आपको कहाँ से मिला यह नमूना? छोटे की बात सुनकर मोना उसे घूर के देखते हुए बोली, तुम गाड़ी चलाने पर ध्यान दो। और फिर आरव को देखकर बोली, क्या तुम्हें डॉन पसंद है? मोना की बात सुनकर आर्यन थोड़ी देर सोचकर बोला, मुझे डॉन पसंद है, लेकिन अच्छा वाला जो लोगों की मदद करता हो। आर्यन की बात सुनकर मोना आगे बोली, तो तुम्हें मैं कैसी लगी, अच्छी डॉन या बुरी डॉन? मोना की बात सुनकर आर्यन बोला, देखो तुम अच्छी हो, तुमने मेरी हेल्प भी की, तो ऐसा देखे जाए तो तुम बहुत अच्छी डॉन हो, लेकिन तुम्हें भी लोगों को तो मारना पड़ता है, तो वो मुझे पसंद नहीं। आर्यन की बात सुनकर मोना के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। सच में ये लड़का बहुत प्यारा और मासूम है, जो हर बात दिल से बोलता है, उसकी हर बात आपके दिल पर लगती है। मोना ये सब सोच ही रही थी कि तभी कार रुकने की आवाज आती है। वे लोग सिंह विला आ चुके थे। आर्यन कार से उतरकर बोला, एक बार दिल से शुक्रिया मेरी हेल्प करने के लिए। मोना हाँ में सिर हिलाकर बोली, मैंने कहा था कि मुझे तुम्हारे थैंक्स से कोई मतलब नहीं है, बस तुम कभी इस तरह अकेले मत निकला करो।
मोना की बात सुनकर आर्यन हाँ में सिर हिलाकर उसे अपने हाथों से बाय करते हुए बोला, बाय अच्छी डॉन, तुम भी अपने घर जाओ। मोना आर्यन की बात सुनकर मुस्कुराने लगती है और उसके विला के अंदर जाते ही मोना अपने चेहरे से मास्क निकाल देती है। छोटे आर्यन को जाते हुए देखकर बोला, बॉस ये बहुत मासूम और प्यारा है, तभी सभी लोग इसका फायदा उठाते हैं। और वो कार को वहां से ले जाता है। मोना अपनी आंखें बंद करके पीछे सीट से टेक कर आर्यन के बारे में सोचने लगती है। कुछ ही देर रहने के बाद इस लड़के की बात ने उसका दिल जीत लिया था। अगर ऐसा ही रहा तो वो कैसे इस मार पाएगी। इधर आर्यन अपने रूम में आकर बेड पर लेटे कर बोला, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं अभी एक डॉन की कार में था। वो दिल की बहुत अच्छी है, बस खून खराबा बंद कर दे तो मैं उससे शादी करना पसंद करूंगा। और अपने गले में पहनी चैन को हाथ में लेकर उसे देखते हुए बोला, माँ आज आप मुझसे दूर हो गई होती पर अच्छी डॉन सही समय पर आकर हमें अलग होने से बचा लिया। आर्यन मोना को याद कर मुस्करा कर बोला, कस वो मेरी लाइफ में आती बीबी बनकर तो कितना अच्छा होता, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं है। मामी ने मेरे लिए लड़की देख लिए है और मुझे उससे ही शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि मामी को कभी किसी चीज के लिए मैं ना नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि आपने ही मरते समय मुझसे वचन लिया था कि मामा मामी की हर बात को मानकर उनकी सारी इच्छा को पूरा करो। और इस तरह चैन से बात कर गहरी नींद में चला जाता है। दूसरी तरफ मोना अपनी आंखें बंद कर बैठी हुई थी कार में आगे अपनी सीट पर, तभी एकदम से कार रुकती है जिससे मोना की आंखें खुलती है और वो छोटे को देखकर बोली, क्या हुआ, तुमने इस तरह क्यों गाड़ी रुकी। छोटे मोना की बात सुनकर सामने देखने का इशारा करता है। मोना अपना चेहरा सामने कर कार के आगे देखती है तो एक कार उनके आगे रुकी हुई थी और उसके आगे एक आदमी खड़ा हुआ था जिसके पीछे कई सारे लोग खड़े हुए थे। उन्हें देख मोना गहरी सांस लेकर अपनी बंदूक उठाकर कार से बाहर आते हुए बोली, कुछ भी हो जाए तुम कार को बंद मत करना और मेरे इशारे का इंतजार करना। मोना की बात सुनकर छोटे हाँ में सिर हिला देता है। मोना अपने हाथ में बंदूक लेकर कार के सामने खड़े इंसान के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। वो आदमी मोना को देख मुस्कुरा कर बोला, कैसी हो माफिया क्वीन। उस आदमी की बात सुनकर मोना उसे घूर के देखती है, जिसे देख वो आदमी हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोला, सॉरी सॉरी मैं तो भूल गया था, अब तू माफिया क्वीन नहीं रही, तूने तो इन चीजों से संन्यास ले लिया है ना। उस आदमी की बात सुनकर मोना उसके करीब आकर उसके आंखों में आंखें डालकर बोली, तो ये भी भूल रहा है कि शेरनी हमेशा शेरनी होती है, फिर चाहे वो जंगल हो शहर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके सामने जो आएगा उसकी मौत तय होती है, उससे पंगा लोगे तो मौत ही मिलेगी। और तुझ जैसे गीदड़ जो अपने साथ कुत्तों का झुंड लेकर चलता है उसके लिए तो मैं अकेली ही काफी हूँ। मोना की बात सुनकर राणा के चेहरे के भाव चेंज हो जाते हैं और उसके पीछे खड़े आदमी मोना को गुस्से से घूर के देखने लगते हैं। ये देख मोना जोर जोर से हंसने लगती है और फिर अपनी बंदूक को एक एक करके सभी की तरफ पॉइंट करके बोली, आगे से मेरे रास्ते में आए तो सीधा यमलोक पूछा दूंगी, समझा राणा। इतना बोल मोना मुस्कुराकर पलट कर जाने लगती है। ये देख राणा अपने एक साथी को कुछ इशारा करता है। वो आदमी अपने बॉस का इशारा समझकर अपने हाथ में एक बड़ा सा चाकू लेकर मोना के ऊपर हमला करने के लिए तेजी से उसके पीछे भागता है। कार में बैठा छोटे जिसकी नजर अपने बॉस मोना पर थी, उस आदमी को देख उसके चेहरे के भाव चेंज होने लगते हैं और उसके आंखों डर साफ दिखाई दे रहा था। मोना की नजर छोटे पर थी और वो आदमी जैसे ही मोना के पास आता है और उसके पीठ में चाकू मारने वाला होता है, उससे पहले ही मोना एकदम से उसका हाथ पकड़कर उसे अपने सामने लाकर उसे एक झटके से उठाकर नीचे जमीन फेंक कर उसके सीने पर लात रख बोली, पीछे से हमला किया तो सीधा तुझे यमलोक भेज दूंगी। और फिर पलटकर राणा को देखकर बोली, तेरी आदत गई नहीं ना पीछे से हमला करने की। मोना की बात सुनकर राणा मुस्करा कर बोला, अरे मैं बस चेक कर रहा था कि अभी भी तुम में वो बात है या सिर्फ तुम्हें बातें कर रही हो। राणा की बात सुनकर मोना बोली, अच्छा तो फिर अब पता चला ना कि भूखी शेरनी को छेड़ने का क्या अंजाम होता है। इतना बोल वो नीचे पड़े आदमी में एक जोर की लात देती है जिससे वो आदमी उड़ता हुआ जाकर सामने खंभे में लगता है। ये देख सभी हैरान हो जाते हैं। मोना फिर कार में बैठकर छोटे को कार चलाने का इशारा करके राणा को घूरते हुए वहां से निकल जाती है और राणा भी बस उसे जाते हुए देखता रहता है और अपने साथियों को कुछ ना करने का इशारा करता है। मोना की कार जाने के बाद एक आदमी बोला, भाई अपने क्यों रुका, मुझे मैं आपके सामने ही अपनी बंदूक की सारी गोली उसके सीने पर उतार देता। उस आदमी की बात सुनकर राणा उसे देख बोला, अच्छा लेकिन मुझे तो लगा कि तुम लोग की हालत खराब होगी उसके द्वारा थोड़ा ही एक्शन देखकर। राणा की बात सुनकर सभी के सिर नीचे हो जाते हैं। ये देख राणा बोला,
जाओ पहले इसकी कमजोरी पता करो। माफिया क्वीन की कुर्सी छोड़ इसे 2 साल हो गए तब से, अभी जरूर इसकी लाइफ में कोई कमजोरी तो आ गई हो, क्योंकि यह मेरे लिए मुसीबत बन सकती है। मैंने चाहता हूं जब मैं माफिया लीडर की कुर्सी पर बैठूं तब मुझे टक्कर देने वाला कोई ना हो। राणा की बात सुनकर दो आदमी हाँ में सिर हिलाकर चले जाते हैं। राणा अपने बाकी साथियों के साथ कार में बैठकर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सूर्योदय। सिंह विला में आर्यन सभी के लिए नाश्ता बनाकर सभी को नाश्ता दे रहा था। टेबल पर मनीषा जी नाश्ता करते हुए बोली, आर्यन तुम्हें पता है ना कि आज कोर्ट में तुम्हारी शादी है। मनीषा जी की बात सुनकर सभी आर्यन को देखते हैं, जो मनीषा जी के कुर्सी के पीछे खड़ा हुआ था, अपना सिर नीचे करके, और वो मनीषा जी की बात सुनकर बोला, जी आंटी मुझे याद है, लेकिन एक बहुत बड़ी डील है कपूर ग्रुप के सीईओ के साथ 12 बजे के समय। तो आप बोलो तो मैं हाफ दिन के लिए ऑफिस चला जाता हूं और फिर सीधा कोर्ट आ जाऊंगा शादी करने के लिए। आर्यन की बात सुनकर मनीषा जी के हाथ रुक जाते हैं और वो अपना सिर मोड़कर बोली, अच्छा कितने बड़ी डील है। मनीषा जी की बात सुनकर आर्यन बोला, वो पूरे 100 करोड़ की है और आज ही करना है, फिर उस कंपनी का सीईओ देश से बाहर चला जाएगा। आर्यन की बात सुनकर सभी शौक थे कि आर्यन इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी बड़ी डील कंपनी के लिए लेकर आने लगा है। मनीषा जी मुस्करा कर बोली, ठीक है बच्चे, तुम उस डील को पूरा करके ही कोर्ट आना, मैं वहां सब संभाल लूंगी। और फिर कुछ सोचकर बोली, अच्छा तुम एक काम करो, हमारे साथ बैठकर नाश्ता करो और सीधा ऑफिस निकल जाओ, ताकि जल्दी जाओगे तो जल्दी मीटिंग करके आ सकते हो। मनीषा जी की बात सुनकर सभी शौक थे, पहली बार उन्हें आर्यन को अपने साथ बैठकर नाश्ता करने बोला था। आर्यन की खुशी का ठिकाना नहीं था और वो जल्दी से हाँ में सिर हिलाकर कुर्सी पर बैठने लगता है। मनीषा जी फिर उसे अपने पास वाली कुर्सी पर बैठने का इशारा करके बोली, अरे बच्चे वहां क्यों बैठ रहे हो, आओ अपनी मामी के पास बैठो। उनकी बात सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं। राहुल तो गुस्से से आर्यन को घूर के देखता है, जिसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी, और जल्दी से उनके पास वाली कुर्सी पर बैठ जाता है और अपने हाथ से नाश्ता लेने को होता है तो उससे पहले मनीषा जी पोहा उठाकर आर्यन की प्लेट में करते हुए बोली, लो तुम अच्छे से नाश्ता करो और उस डील को पक्की करके ही आना। आर्यन को इतनी खुशी हो रही थी जिसकी कोई सीमा नहीं थी। अगर उसकी मामी इस तरह की डील से खुश होकर उसे अपने पास बैठा कर नाश्ता करेगी तो वो इसी कंपनी में इस तरह की डीलों की लाइन लगा देगा। उसके लिए वो बहुत आसान काम है, बस मामी उसे दिल से प्यार करे माँ जैसे, तो वो दुनिया की हर खुशी लाकर उनके कदमों में रख देगा। आर्यन नाश्ता करने लगता है और मनीषा जी प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर रही थी। पिछले 15 साल में ऐसा पहली बार हो रहा था इस घर में, जिसे देख राहुल जल रहा था और मनीष जी को अपने ही आंखों में विश्वास नहीं हो रहा था। जो औरत आर्यन का कभी भला नहीं सोच सकती है, वो उसे अपने बेटे जैसा प्यार कर रही है, क्या पैसे के लिए। लेकिन आर्यन ने जब से कंपनी संभाली है तब से उनकी कंपनी आसमान छू रही है। मनीष जी फिर गहरी सांस लेकर नाश्ता करने लगते हैं। वो अच्छी तरह से जानते हैं अपनी बीवी को जरूर इसमें भी उसका कोई ना कोई बड़ा फायदा जरूर होगा। सभी का नाश्ता होने के बाद आर्यन जैसे ही सभी की नाश्ते की प्लेट उठाने लगता है तो मनीषा जी बोली, आर्यन बच्चे तुम रहने दो, मैं ये सब कर लूंगी, तुम्हें लेट हो रहा होगा ना। मनीषा जी की बात सुनकर एक बार फिर सभी को शौक लगता है। आर्यन बोला, लेकिन आंटी मैं कर लूंगा। मनीषा जी उसे आंखें दिखाकर बोली, मैंने कहा ना, तुम ऑफिस जो और इस डील को पक्का करके जल्दी कोर्ट आना। आर्यन मनीषा जी की बात सुनकर जल्दी से हाँ में सिर हिलाकर सोफे से अपना ऑफिस का बैग लेकर घर से बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद ही राहुल गुस्से से अपनी कुर्सी से खड़ा होकर बोला, माँ ये सब क्या था, आजकल आपको कुछ ज्यादा प्यार नहीं आ रहा है इस आर्यन के बच्चे पर। राहुल की बात सुनकर मनीषा जी उसे घूर के देखते हुए बोली, अच्छा क्या तुम में हिम्मत है कंपनी के लिए 100 करोड़ की डील लाने की। अपने माँ की बात सुनकर राहुल बोला, तो क्या अब आपके लिए वो मुझसे भी ज्यादा प्यारा हो गया। मनीषा जी उसे घूर के देखती है, लेकिन राहुल गुस्से में अपने रूम में चला जाता है। मनीषा जी उसे गुस्से से जाते हुए देखकर बोली, ये लड़का घर रहकर बिगड़ता जा रहा है। मनीष जी धीरे से बोले, तुम पर ही गया है। मनीषा जी घूर के मनीष जी को देखकर बोली, क्या कहा आपने। मनीषा जी की बात सुनकर मनीष जी जल्दी से ना में सिर हिला देते हैं। मनीषा जी गुस्से से कुर्सी से खड़े होकर बोली, मैंने सब सुन लिया, अब तुम सारे बर्तन धोगे और किचन की सफाई भी करोगे। इतना बोल वो अपने रूम की तरफ चली जाती है और उनकी बात सुनकर मनीष जी अपना सिर पकड़ लेते हैं। सिंह विला से निकलकर आर्यन कार में बैठकर कार जैसे ही मेन गेट से बाहर आती है तो उसके कार के आगे एक लड़की आकर खड़ी हो जाती है, जिसके वजह से कार ड्राइवर एकदम से कार के ब्रेक दबा देता है। आर्यन जो कार के पीछे सीट पर बैठा हुआ था और उसका सारा ध्यान लैपटॉप पर था, वो ये देख बोला,
क्या हुआ राजू अंकल, अपने कार अचानक क्यों रुकी? आर्यन की बात सुनकर कार ड्राइवर राजू बोला, माफ करना छोटे साहब, लेकिन एक लड़की कार के आगे आकर खड़ी हो गई है, इसलिए एकदम से कार रुकनी पड़ी। आर्यन राजू अंकल की बात सुनकर कंफ्यूज होकर अपना सिर ऊपर करके कार के सामने खड़ी लड़की को देखकर बोला, अंजलि यह यहाँ क्यों आई है? मैंने इसे साफ मना कर दिया ना। आर्यन की बात सुनकर राजू अंकल बोले, जी छोटे साहब, आपने मुझसे कुछ कहा? आर्यन नामे सिर हिलाकर लैपटॉप साइड में रख कार का गेट खुलकर अंजलि के पास आकर बोला, यह क्या नाटक है अंजलि, मैंने मना किया था आगे से मुझसे मत मिलना। आर्यन की बात सुनकर अंजलि एकदम से उसके गले लगकर बोली, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो बेबी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, प्लीज मुझे मत छोड़ो, तुम कहो तो मैं अपने मम्मी पापा को तुम्हारे घर भेज सकती हूँ शादी की बात करने के लिए। अंजलि के ऐसा करने और उसकी बात सुनकर आर्यन एकदम से उसे खुद से दूर करके कार में बैठे राजू अंकल को देखता है जो दूसरी तरफ देख रहे थे। ये देख आर्यन थोड़े गुस्से में बोला, देखो यह नाटक करना बंद करो और मेरी लाइफ से शांति से चली जाओ। आर्यन की बात सुनकर अंजलि उसे हैरानी से देखकर बोली, तुम एकदम कैसे इतना चेंज हो सकते हो, अरे हम एक दूसरे से प्यार। अंजलि नम आंखों से बोली, जिसकी बात को बीच में रुक आर्यन गुस्से से बोला, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं, हम बस अच्छे दोस्त थे, तो मेरी दोस्ती को प्यार का नाम देना बंद करो, आगे से फिर कभी मुझे इस तरह परेशान किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और वो उसे हाथ पकड़कर कार से दूर कर देता है और सीधा जाकर कार में बैठकर बोला, राजू अंकल जल्दी से कार यहां से निकाल कर ऑफिस चलो, मुझे लेट हो रहा है मीटिंग के लिए। आर्यन की बात सुनकर राजू अंकल हाँ मैं सिर हिलाकर कार को वहां से ले जाने लगते हैं। अंजलि आर्यन को नम आंखों से देखती है लेकिन आर्यन पलटकर एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखता है, कार अंजलि की नजर से दूर चली जाती है। अंजलि अपने आंखों से आंसू साफ करके बोली, नहीं आर्यन, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली अपनी आखिरी सांस तक, और वो भी वहां से चली जाती है टैक्सी में बैठकर। उसके जाने के बाद एक आदमी साइड में लगे पेड़ से बाहर आकर अपने फोन में रिकॉर्ड की वीडियो देखकर बोला, यह वीडियो बॉस को भेजता हूं, शायद उनके काम की हो, और यही सोच वो उस रिकॉर्ड की वीडियो को एक नंबर पर भेज देता है। दूसरी तरफ पुरानी फैक्ट्री में मोना अपने सामने रखे दुल्हन के कपड़े देखकर अपना सिर पकड़ हुए थी, जहां एक साड़ी और कुछ गहने रखे हुए हैं टेबल पर और सामने दो लड़कियां खड़ी थी जो उसे तैयार करने आई थी। मोना गुस्से से बोली, ये सब करना जरूरी है क्या, मतलब शादी तो कोर्ट से है ना, तो उस बूढ़े को ये सब भेजने की क्या जरूरत थी, मैं सादा कपड़ों में भी शादी कर सकती हूं ना। मोना की बात सुनकर वे दोनों लड़की एक दूसरे को देखती है, उन्हें थोड़ी पता था कि आज उन्हें किसी ऐसी लड़की को तैयार करने भेजा जाएगा जो एक गुंडी है, पता नहीं कब उसका दिमाग खराब हो और उनके ऊपर गोली चला दे। उन दोनों लड़की के चेहरे के भाव देखकर मोना के पीछे खड़े छोटे और विशाल मुस्कुरा रहे थे, जिन्हें देखकर वे दोनों लड़कियों को उन दोनों पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं थी एक भी शब्द बोलने की। तभी मोना उन लड़कियों को देखकर बोली, तुम दोनों इन कपड़ों को लेकर निकलो यहां से, मैं इन्हीं कपड़ों में शादी कर लूंगी। मोना की बात सुनकर वे दोनों लड़की कपड़े और गहने उठाकर जाने लगती हैं, तभी छोटे उन्हें रोक कर बोला, एक मिनट रुको। और फिर नीचे झुककर मोना के कान के पास आकर बोला, बॉस ये सब आपके ससुराल से आया है तो आपको ये सब पहना ही पड़ेगा। छोटे की बात सुनकर मोना बोली, तुझे किसने कहा ये जरूरी है? छोटे बोला, बॉस मुझे पता है कि मेरी भी महू बोली बहन थी जिसकी शादी में ऐसा हुआ था, लड़की शादी के दिन अपने ससुराल से आए हुई कपड़े ही पहनती है। छोटे की बात सुनकर मोना दुखी सा चेहरा बनाकर बोली, ये सब पहनकर मैं कैसे चल पाऊंगी? छोटे मुस्कुराकर उन लड़कियों को वापस आने का इशारा करता है तो वो दोनों वापस आकर सारा सामान टेबल पर रख देती है। ये देख मोना गहरी सांस लेकर बोली, अच्छा है ये शादी एक नाटक है, वरना रोज रोज कौन पहनता ये सब। और वो कुर्सी से उठ उन लड़कियों को इशारा करके बोली, तुम दोनों सारा सामान लेकर आओ मेरे पीछे। और वो साइड में बने एक रूम में चली जाती हैं और उसके पीछे वे दोनों लड़कियां भी सारा सामान लेकर। मोना अपना फोन टेबल पर रखकर चली गई थी जिसे पर एक मैसेज आता है, लेकिन छोटे और विशाल फोन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तभी छोटे बोला, यार विशाल, हम बॉस को कैसे बताएं कि हमें उनके माँ बाप नहीं मिले जो उनके माँ बाप बनकर शादी में जा सके। विशाल भी छोटे की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है कि वो क्या करें। फिर कुछ सोचकर बोला, क्यों ना हम ही बॉस के माँ बाप बनकर चले। विशाल की बात सुनकर छोटे बोला, लेकिन हम कैसे? विशाल बोला, अरे ये दोनों मेकअप वाली लड़की को बोलते हैं, वे दोनों ही हमको ऐसा तैयार करेगी कि हम सच में बॉस के माँ बाप लगेंगे। विशाल की बात सुनकर छोटे बोला, ठीक है, लेकिन हमें कपड़े और बाकी सामान भी चाहिए होगा।
छोटे की बात सुनकर विशाल बोला, चलो हम बाजार से लेकर आते हैं, तब तक बॉस रेडी हो रही है। आर्यन के ऑफिस में आर्यन की कार जैसे ही ऑफिस के सामने आकर रुकती है तो गार्ड जो मेन गेट पर खड़ा हुआ था वो जल्दी से कार के पास आकर आर्यन के लिए कार का पीछे का गेट खोलकर बोला, गुड मॉर्निंग आर्यन सर। आर्यन कार से बाहर आकर उस गार्ड से बोला, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप गार्ड अंकल। वो गार्ड आर्यन की बात सुनकर मुस्कुरा कर बोला, अच्छा हूँ आर्यन सर। आर्यन मुस्कुराकर ऑफिस के मेन गेट की तरफ जाने लगता है तो एक लड़की जो कि आर्यन की सेक्रेटरी थी वो उसके साथ ऑफिस के अंदर आकर उसके साथ चलते हुए बोली, आर्यन सर मैंने आज का आपका सारा काम कर लिया है, जिसमें आपकी 2 मीटिंग भी है, एक कपूर ग्रुप के सीईओ के साथ और दूसरा। आर्यन उस लड़की की बात सुनकर बोला, देखो लेली, तुम मेरी एक मीटिंग रखो, बाकी कल रखो, मुझे आज कुछ जरूरी काम के वजह से घर जाना है, इसलिए मैं यहाँ 2 बजे के बाद नहीं रुक सकता हूँ। आर्यन की बात सुनकर लेली बोली, ओके सर, मैं अभी जाकर यह काम कर देती हूँ। आर्यन और लेली जब बातें कर रहे थे तो सभी स्टाफ के लोग उन्हें ही देख रहे थी। सभी लड़कियों की नज़र आर्यन पर थी जो इस समय बहुत हैंडसम लग रहा था, और लड़कों की नज़र लीली पर थी जो बहुत खूबसूरत थी। सारे लड़के आर्यन से जल रहे थे और लड़कियां लेली से जो आर्यन के इतने करीब जा सकती थी। आर्यन और लेली सभी को इग्नोर करके बातें करते हुए आर्यन के केबिन में चले जाते हैं। एक तरफ आर्यन कपूर ग्रुप के सीईओ के साथ अपने ऑफिस में मीटिंग कर रहा था और दूसरी तरफ मोना दुल्हन के कपड़ों में तैयार होकर जब अपने रूम से बाहर आई उन 2 लड़कियों के साथ तो मेन गेट से छोटे और विशाल आ रहे थे अपने हाथों में कपड़े की थैली लेकर। उनकी नज़र जैसे ही अपनी बॉस मोना पर पड़ती है तो उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। उनकी बॉस जो सदा ही पेंट शर्ट में रहती थी, पहली बार उन्हें दुल्हन के रूप में साड़ी पहना देख वे दोनों हैरान थे। मोना जो नीचे से अपनी साड़ी को संभाल कर चल रही थी वो उनके पास आते हुए बोली, क्या हुआ, तुम लोग मुझे इस तरह क्यों घूर के देख रहे हो, क्या मैं तुम्हें बुरी लग रही हूँ। मोना खुद को ऊपर से नीचे तक देखकर बोली। मोना की बात सुनकर दोनों अपनी सोच से बाहर आते हैं। छोटे जल्दी से मोना के पास आकर बोला, बॉस आप तो 1 नंबर का माल। छोटे इतना बोल रुक जाता है क्योंकि मोना उसे घूर के देखती है तो छोटे मुस्कुराकर बोला, बॉस मतलब आप कमाल लग रही हो। मोना उसकी बात को इग्नोर करके अपनी कुर्सी पर बैठकर बोली, मुझे अच्छे से पता है तेरे कहने का क्या मतलब था, अब वो सब छोड़ और क्या तुम लोग मेरे नकली माँ बाप लेकर आए। मोना की बात सुनकर छोटे विशाल को देखता है तो विशाल आगे आकर बोला, बॉस आप चिंता मत करो, वे लोग अभी आते हैं। और फिर छोटे का हाथ पकड़कर बोला, चल अपन भी तैयार होते हैं। विशाल की बात सुनकर मोना कंफ्यूज होकर बोली, तुम लोग क्यों तैयार हो रहे हो, शादी तो मेरी है ना, मैं तैयार हूं। मोना की बात सुनकर विशाल मुस्कुराकर बोला, अरे बॉस हम भी आपके साथ होंगे तो अच्छा थोड़ी लगेगा, हम इन्हीं कपड़ों में जाए। इतना बोल वो छोटे के साथ रूम में जाते हुए उन दोनों लड़कियों को धीरे से बोला, क्या आप लोग हमारी हेल्प कर सकती हो। वे दोनों लड़कियां भी उनके पीछे चली जाती हैं। ये देख मोना हैरान होकर बोली, इन दोनों को भी तैयार होने के लिए लड़कियों की जरूरत है। इतना बोल वो सामने टेबल से अपना फोन उठाकर बोली, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी नहीं इनकी शादी हो। और वो अपने फोन में आए मैसेज को जैसे ही चेक करने वाली होती है तभी उसके फोन पर मनीष जी का कॉल आने लगता है, जिसे देख मोना बोली, अब इस बूढ़े को क्या चाहिए। और कॉल रिसीव कर बोली, जी ससुर जी। मोना की बात सुनकर दूसरी तरफ मनीष जी हैरान होकर बोले, तुम मुझे ससुर जी क्यों बोल रही हो, मैं आर्यन का अंकल हूं, तुम्हारा भी अंकल ही लगूंगा, वो भी शादी के बाद, अभी नहीं। मनीष जी की बात सुनकर मोना बोली, ओ ऐसा है क्या, तो ठीक है, क्या हुआ, बूढ़े क्यों कॉल किया। मनीष जी गहरी सांस लेकर बोले, देखो हम लोग सिंह विला से निकल रहे हैं कोर्ट के लिए, तुम भी सीधा कोर्ट आओ, और मैंने डे से बोला था वैसा ही करना है। मनीष जी की बात सुनकर मोना बोली, याद है अपन को, तू चिंता मत कर, बूढ़े में भी निकलती हूँ यहाँ से। इतना बोल मोना कॉल काटकर कुर्सी से खड़े होकर बोली, छोटे विशाल जल्दी आओ, हमें जाना है। मोना की आवाज सुनकर अंदर से कोई आवाज नहीं आती है। ये देख मोना कंफ्यूज होकर बोली, इन्हें इतना समय क्यों लग रहा है, इतना समय तो मुझे नहीं लगा तैयार होने में। और टेबल से बंदूक उठाकर उसे अपने कमर में साड़ी के अंदर फंसा लेती है। पता नहीं उसके दुश्मन कब उस पर हमला कर दे, उसे ही नहीं पता होता है। मोना फिर पलटकर देखती है तो अभी भी छोटे और विशाल को रूम से निकलता ना देखकर मोना गुस्से से अपनी बंदूक निकालकर बोली, सबसे पहले मुझे इन दोनों को ही उड़ाना पड़ेगा, फिर अपने पति को। और उस रूम की तरफ जाने लगती है।
वो जैसी ही रूम का गेट खुलकर अंदर का नजारा देखती है तो उसकी आंखें शौक से बड़ी बड़ी हो जाती है। विशाल कोट पेंट में खड़ा हुआ था और चेहरे पर बड़ी बड़ी दाढ़ी और मूछें थी। वो तो फिर भी ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा शौक तो वो छोटे को देखकर थी, जो किसी औरत की साड़ी पहन कर खड़ा था। गेट खुलने की आवाज सुनकर सभी लोग मोना को देखते हैं, जो उन्हें ही देखे जा रही थी। छोटे मोना को देख जल्दी से विशाल के पीछे छुप कर बोला, सॉरी बॉस, ये प्लान इस विशाल का था कि अगर हमें आपके नकली माँ बाप नहीं मिल रहे हैं तो हम ही क्यों ना। इतना बोल छोटे मोना को देखता है, जो धीरे धीरे रूम के अंदर आने लगती है। छोटे की नज़र फिर मोना के हाथ में जाती है, जहां बंदूक थी, जिसे देख उसकी हालत और खराब हो जाती है। और वे दोनों लड़कियां डर के मारे एक कोने में खड़ी हुई थी और मोना को आगे बढ़ते हुए देख रही थी। मोना अपनी बंदूक विशाल के सिर के ऊपर पॉइंट करके बोली, मन कर रहा है कि तुम दोनों को इसी समय उड़ा दूं। और फिर छोटे को देखकर बोली, तो उसके पीछे से बाहर आ वरना तू गया। मोना की बात सुनकर छोटे अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर बोला, सॉरी बॉस, अगर आप नहीं चाहती हो तो हम अभी कपड़े चेंज कर देते हैं। मोना गुस्से से बोली, और फिर तू कहां से लेकर आएगा मेरे नकली मम्मी पापा को, और अब हम लेट भी हो गए हैं। चलो अब, लेकिन याद रखना वहां ज्यादा कुछ मत बोलना, और तू मेरी माँ बन रहा है तो अपनी साड़ी संभालना और कुछ भी मत बोलना। साथ में अपने सभी आदमी को बोलना कि अब मुझे कॉल करे कुछ भी होने पर, और वहां किसी पर भी शक हो उसे उड़ा देना। हमारे दुश्मनों को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मोना की बात सुनकर विशाल और छोटे हाँ में सिर हिला देते हैं। ये देख मोना रूम से निकल जाती है और उसके जाते ही चारों लोग राहत की सांस लेकर बोले, बच गए। और वे लोग भी रूम से बाहर निकलकर फैक्ट्री से बाहर निकलकर सभी कार में बैठकर कोर्ट जाने के लिए निकल जाते हैं। उनकी कार जाने के बाद एक कार और कुछ बाइक वाले उनके पीछा करने लगते हैं। आर्यन अपने ऑफिस में मीटिंग रूम में बैठा हुआ था और उसके आगे कपूर ग्रुप का सीईओ बैठा हुआ था और उसका सेक्रेटरी खड़ा हुआ था। आर्यन की नज़र बार बार अपने हाथ में पहनी घड़ी पर जा रही थी, जिसमें 2 से ज्यादा समय हो गया था और यह बहुत देर से नोटिस कर रहे थे। मिस्टर कपूर देखकर बोले, क्या हुआ मिस्टर आर्यन, आपको कहीं जाना तो नहीं है? मिस्टर कपूर की बात सुनकर आर्यन बोला, जी वो आज मेरी शादी है मैरिज कोर्ट में और मुझे 3 बजे तक कोर्ट पूछना है। आर्यन की बात सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। आर्यन के पीछे खड़ी लीली भी शॉक थी, उसके बॉस ने उसे भी नहीं बताया। मिस्टर कपूर हैरानी से बोले, अरे तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मीटिंग हम बाद में कर लेंगे, लेकिन शादी थोड़ी बार बार होती है। इतना बोल वो कुर्सी से खड़े हो जाते हैं। आर्यन भी खड़ा होकर बोला, थैंक्स सर, मेरी कंपनी में इतना बड़ा निवेश करने के लिए। आर्यन की बात सुनकर मिस्टर कपूर मुस्कुरा कर बोले, तुम इसके लायक हो आर्यन, तुमने 21 साल की उम्र में वो करके दिखा रहे हो जो बड़े बड़े नहीं कर पाते। मेरे खुद के बच्चे इस उम्र में कॉलेज में हैं और तुम इतनी बड़ी कंपनी इतनी अच्छे से संभाल रहे हो। आर्यन बस मुस्करा देता है। फिर सभी मीटिंग रूम से बाहर आ जाते हैं। मिस्टर कपूर जाते हुए बोले, आर्यन हमें अपनी होने वाली वाइफ से जरूर मिलवाना। आर्यन मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला देता है। मिस्टर कपूर के जाने के बाद आर्यन लीली को देखकर बोला, लीली मेरा बैग। लेकिन उससे पहले लीली अपने हाथ में लिए बैग को आर्यन के आगे करके बोली, लो सर, मैं पहले लेकर आ गई थी और आपको शादी की बधाई हो। लीली की बात सुनकर आर्यन मुस्करा कर उसके हाथ से बैग लेकर बोला, अभी हुई नहीं है लीली। लीली भी मुस्करा कर बोली, कोई बात नहीं सर, हो जाएगी, आप जा तो रहे हो। आर्यन मुस्करा कर हाँ में सिर हिलाकर ऑफिस के बाहर आकर कार में बैठ जाता है। ये देख राजू अंकल कार को वहां से सीधा कोर्ट की तरफ ले जाते हैं। लीली कार को जाते हुए देखकर बोली, पता नहीं किस लड़की की किस्मत खुली होगी जिसे आप जैसा मासूम सीईओ पति के रूम में मिल रहा है। इतना बोल वो वापस ऑफिस में चली जाती है। मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस के बाहर जब मोना की कार मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस के आगे आकर रुकती है तो मोना और कार में बैठ सभी की नज़र मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस की बिल्डिंग पर जाती है। ऑफिस के आगे सीढ़ियों पर मनीष जी और मनीषा जी, साथ में एक लड़का और खड़ा था। वो आर्यन नहीं था। मोना को अच्छे से याद है आर्यन का चेहरा, तो फिर यह कौन है? मोना ये सोच ही रही होती है, तभी उसके तरफ का कार का गेट खुलता है। मोना अपनी सोच से बाहर आकर देखती है कि मनीष जी उसके लिए कार का गेट खुलकर खड़े हैं। ये देख वो कार से बाहर आते हुए बोली, क्या अंकल, अपने जो फोटो दी वो ये लड़का थोड़ी है? कहीं आपका प्लान तो चेंज नहीं हो गया, अब उसके जागे मुझे इसे मारना हो? मोना की बात सुनकर मनीष जी पहले राहुल को देखते हैं और फिर जल्दी से नामे सिर हिलाकर बोले, नहीं नहीं, यह तो मेरा बेटा राहुल है, तुम्हारी जिससे शादी है वो अभी आया नहीं है। इतना बोल वो कार का गेट बंद कर देते हैं। अब तक सभी लोग कार से उतर चुके थे। छोटे और विशाल मोना के पीछे आकर खड़े थे, उसके नकली माँ बाप बनकर। मोना बोली, ओ तभी मैं सोचूं वो फोटो वाला लड़का तो बहुत हैंडसम था, और ये
इतना बोल वो टेढ़ा मुंह बना देती है, जिसे देख उसके पीछे खड़े छोटे और विशाल हंस देते हैं। मनीष जी उन्हें देखकर बोले, क्या यह आपके असली माँ बाप है? मनीष जी की बात सुनकर मोना पीछे पलट दोनों को देखकर बोली, अरे नहीं, यह तो मेरे आदमी है जो नकली माँ बाप बनकर आए हैं। मोना की बात सुनकर मनीष जी हैरान होकर बोले, आदमी तो क्या तुम शादीशुदा हो और तुम्हारे पहले से दो दो आदमी है? मनीष जी की बात सुनकर छोटे और विशाल शौक रह जाते हैं और वो मनीष जी को देखकर बोले, ओ अंकल जी, आप क्या बोल रहे हो? हम लोग बॉस के लिए काम करते हैं तो उसे तरह से उसके आदमी हुए। विशाल और छोटे की बात सुनकर मोना मुस्करा कर बोली, हाँ, मेरी अभी तक कोई शादी नहीं हुई और यह भी झूठी शादी हो रही है तो सिर्फ अपने काम के वजह से। मोना की बात सुनकर मनीष जी छोटे और विशाल को देखकर बोले, माफ करना। और फिर सीढ़ियों की तरफ इशारा करके बोले, आप लोग चलो अंदर, आर्यन आता ही होगा, तब तक हम उससे पहले का सारा काम करा लेते हैं ताकि वो आएगा तो सिर्फ साइन होना रह जाएगा। मनीष जी की बात सुनकर मोना बोली, लेकिन अपने मेरे नकली नाम और डॉक्यूमेंट तैयार करा लिए ना, क्योंकि मैं अपना असली नाम सभी को नहीं बता सकती। मोना की बात सुनकर मनीष जी अपने हाथ में लिए फाइल खुलकर उसे मोना को दिखाते हुए बोले, देखो, तुम्हारा नाम है पूजा शर्मा और तुम्हारे माँ का नाम रोहिणी शर्मा और बाप का अशोक शर्मा नाम है। मनीष जी की बात सुनकर और उस फाइल में अपना नाम देखकर मोना बोली, अच्छा, तो अब मैं मोना नहीं बल्कि पूजा हूँ। मोना की बात सुनकर विशाल बोला, मैं अशोक शर्मा। छोटे बोला, मैं रोहिणी अशोक शर्मा। उन दोनों की बात सुनकर मनीष जी हाँ में सिर हिलाकर बोले, हाँ, आपको अंदर ऑफिस में यही नाम बताना है और साइन भी करने हैं, पर गलती से भी अपना असली नाम मत लेना वरना हमारा पूरा प्लान फेल हो जाएगा। मनीष जी की बात सुनकर सभी हाँ में सिर हिलाकर उनके साथ सीढ़ियों से ऊपर जाने लगते हैं। मोना मनीष जी से बातें करते हुए आ रही थी। ऊपर खड़े मनीषा जी और राहुल की नज़र उन पर ही थी। राहुल मोना की खूबसूरती में खो सा गया था। उसने आज तक इसी लड़की नहीं देखी जो देखने में इतनी अच्छी और खूबसूरत हो। उसकी नज़र बार बार मोना की कमर और सीने पर जा रही थी, जिससे उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। सच में लंगूर के हाथ में अंगूर फंस गया हो। उसे ऐसा लग रहा था आर्यन जैसे नौकर के हाथ में इतना खूबसूरत माल कैसे। यही सोच उसे अपने माँ पर गुस्सा आ रहा था और उन्हें घूर के देखते हुए उनके कान में बोला, माँ, आपने यह मेरे साथ अच्छा नहीं किया। इतनी अच्छी खूबसूरत लड़की की शादी आप उस आर्यन के बच्चे के साथ करा रहे हो, बल्कि आपको इसकी शादी मुझसे कराना चाहिए। अपने बेटे की बात सुनकर मनीषा जी अपना सिर मोड़ हैरानी से उसे देखने लगती हैं, जो टेढ़ा मेढ़ा मुंह बना रहा था। क्या ये लड़का पागल है? अगर इस ऐसी लड़की की असलियत पता चल गई कि यह कौन है तो इससे शादी तो दूर की बात, यह इसके पास जाने से भी डरेगा। मनीषा जी फिर गहरी सांस लेकर बोली, चुप कर, वो तेरी होने वाली भाभी है, उन्होंने सुन लिया तो पता नहीं क्या होगा। मनीषा जी उस सीन को सोचना भी नहीं चाहती थी जहां वे घुटनों के बल बैठी हो और यह माफिया लड़की उनके सिर पर बंदूक ताने खड़ी हो। मनीषा जी की बात सुनकर राहुल टेढ़ा मुंह बनाकर बोला, छी, भाभी नहीं, इतनी खूबसूरत लड़की भाभी नहीं बल्कि बीबी होनी चाहिए। राहुल की बात सुनकर मनीषा जी अपना सिर पकड़ लेती हैं। कहां से उनके घर यह नालायक लड़का पैदा हो गया जो उनका ऊपर का टिकट कटा कर ही रहेगा। मनीषा जी यह सोच ही रही थी कि तब तक मोना और बाकी सभी उनके पास पहुंच जाते हैं। मनीष जी मनीषा जी की तरफ हाथ का इशारा करके बोले, इनसे मिलो, यह मेरी बीवी और आर्यन की मामी मनीषा सिंह और यह मेरा बेटा राहुल। मनीषा को देख मोना समझ जाती है कि यह औरत बाहर से जितनी सीधी देख रही है अंदर से उतनी ही टेढ़ी है। तभी अपने ही भानेज को मारने का प्लान बनाया है उसकी दौलत के लिए। मोना को खुद को देखता देख मनीषा जी मुस्करा कर बोली, सॉरी, वो आर्यन अभी तक नहीं आया, लेकिन वो बस आता ही होगा। और फिर अपने चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान लाकर बोली, तुम्हें मेरे पति ने अच्छे से समझा दिया ना कि तुम्हें क्या करना है। मोना मनीषा जी की बात सुनकर मुस्कुरा कर बोली, जी आंटी, लेकिन आप भी अपना वादा याद रखना, नहीं तो। वो आगे कुछ बोल पाती उससे पहले मनीषा जी जल्दी से बोली, अरे बेटी, तुम चिंता मत करो, तुम बस हमारे घर आकर अपना काम अच्छे से करो, बाकी तुम्हें जितना बोला उससे ज्यादा ही मिलेगा, प्यार। मनीषा जी राहुल के आगे सच नहीं बोल सकती थी, इसलिए उन्होंने पैसे के जगह प्यार बोला, जिसे मोना अच्छे से समझ रही थी। मोना फिर राहुल को देखती है जिसकी नज़र उसके कमर पर थी। ये देख उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो राहुल के आगे हाथ करके बोली, हेलो देवर जी। मोना की आवाज़ सुनकर राहुल का ध्यान उसकी कमर से हटता है और वो जल्दी से मोना का हाथ पकड़कर उससे हाथ मिलाते हुए बोला, भाभी, आप बहुत खूबसूरत हो सच में। मोना बस मुस्करा देती है, लेकिन राहुल उसकी मुस्कान समझ नहीं पाता है। लेकिन कुछ देर बाद उसे अपने हाथ में बहुत तेज दर्द महसूस होता है, जिससे उसके चेहरे के भाव चेंज होने लगते हैं। अब उसे इस लड़की की मुस्कान का राज समझ आ रहा था।
राहुल दर्द में अपने माँ के कान में बोला, माँ प्लीज इससे मेरा हाथ छुड़ाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। राहुल की बात सुनकर मनीषा जी पहले राहुल के हाथ को देखती हैं जिसे इस माफिया लड़की ने पकड़ा हुआ था, और फिर राहुल के चेहरे को जहां दर्द के भाव थे और उसके माथे पर पसीना आ चुका था। ये देख वो जल्दी से मोना का वो हाथ पकड़कर बोली, चलो बहू अंदर। मनीषा जी के ऐसा करने से मोना राहुल का हाथ छोड़ देती है और उनके साथ ऑफिस के अंदर चली जाती है। उनके जाने के बाद राहुल दर्द में अपने घुटनों के बल बैठकर बोला, मर गया ये लड़की है या कोई पहलवान। तभी पीछे से मनीष जी उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, आगे से ऐसा कुछ भी मत करना वरना तुम्हारी माँ और मैं भी तुम्हें उसके हाथों से नहीं बचा पाएंगे। वो लड़की नहीं बल्कि चलती फिरती मौत है, उससे दूर रहोगे तो ही अच्छा होगा। इतना बोल वो भी अंदर चले जाते हैं। राहुल को उनकी बात समझ नहीं आई थी और वो खड़ा होकर बोला, इस लड़की को मैं नहीं छोड़ने वाला। और वो अपने उस हाथ को दूसरे हाथ से पकड़कर ऑफिस के अंदर आ जाता है, मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस के अंदर। शादी की सभी कागजात काम होने के बाद अब देर थी तो बस आर्यन के साइन की, और सभी आर्यन के आने का इंतजार कर रहे थे। ऑफिस में बैठे अधिकारी घड़ी में समय देखकर मनीष जी से बोले, सर आपके पास 5 मिनट है बस, और फिर हम ऑफिस बंद करके चले जाएंगे और यह शादी भी नहीं हो पाएगी। उस अधिकारी की बात सुनकर मनीष जी बोले, जी थोड़ा इंतजार करो, आर्यन बस आता ही होगा। वो अधिकारी बोला, जी 5 मिनट बाद उनके आने का कोई फायदा नहीं होगा, 4 बजे के बाद ऑफिस बंद हो जाएगा। उस अधिकारी की बात सुनकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं। मोना भी गेट की तरफ देख रही थी। राहुल ये देख अपनी माँ के कान में बोला, माँ अगर वो नहीं आ रहा तो मैं कर लूँ इस लड़की से शादी। राहुल की बात सुनकर मनीषा जी उसे घूर के देखते हुए बोली, चुप कर नालायक, वो तेरी भाभी है। अपनी माँ की बात सुनकर राहुल बुरा सा मुंह बना लेता है। वो अधिकारी कुर्सी से खड़ा होने लगता है। ये देख सभी उसे समझाने लगते हैं 2 मिनट और बस, लेकिन वो अधिकारी अब किसी की नहीं सुन रहा था। तभी ऑफिस के बाहर आर्यन की कार आकर रुकती है। वो अपनी हाथ की घड़ी में समय देख बोला, अंकल हम लेट हो गए, बस 1 मिनट बचा है। इतना बोल वो जल्दी से कार का गेट खुलकर सीढ़ियों से ऑफिस के अंदर भागता है। राजू अंकल कार का गेट बंद कर मुस्करा कर बोले, बिल्कुल बच्चा है। और फिर अपने दोनों हाथ जोड़कर ऊपर देखते हुए बोले, भगवान इस बच्चे ने बचपन से बहुत दुख देखा है, प्लीज अब इसकी लाइफ में ये लड़की बहुत सारी खुशियां लेकर आए। 20 साल से वे सिंह परिवार के लिए काम करते हैं। आर्यन जब छोटा था तब से, और जब उसके माँ बाप मरे तब उसकी क्या हालत हुई, तब से उन्होंने इसके लिए भगवान से खुशी मांगी है। आर्यन जितना प्यार अपने मामा मामी से करता है उसका थोड़ा भी वे लोग उससे नहीं करते। कई बार तो आर्यन को मनीषा जी अपने रूम में ले जाकर खूब मारती थी, तब वे लोग भी कुछ नहीं कर पाते क्योंकि वे सिर्फ नौकर थे। उस पल को याद कर उनके आंखों में आंसू आ गए और फिर अपने आंखों से आंसू साफ करके बोले, अब मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके लाइफ में वो आ चुकी है जो उन्हें हर दर्द से बचा कर रखेगी। यही सोच वो मुस्कुरा कर कार में बैठ जाते हैं। ऑफिस के अंदर वो अधिकारी जिसे ही फाइल बंद करके जाने को होता है, तभी आर्यन अंदर आते हुए बोला, रुको। आर्यन की आवाज सुनकर सभी लोग पलटकर गेट की तरफ देखते हैं जहां से आर्यन आ रहा था। उसे देख सभी राहत की सांस लेते हैं। मनीष जी उस अधिकारी से बोले, लो आर्यन आ गया, अब तो शादी करा दो। वो अधिकारी घड़ी में टाइम देखकर बोला, ओनली 20 सेकंड है आपके पास। आर्यन उसके हाथ से फाइल लेकर साइन करते हुए बोला, बहुत है। बाकी सबके साइन पहले से हो गई थे, आर्यन के साइन होते ही शादी हो चुकी थी। आर्यन फाइल में दूसरे साइन देखते हुए बोला, पूजा शर्मा। इतना बोल वो अपना सिर ऊपर करके देखता है तो सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी जो उसे ही देख रही थी। सच में उसकी बीवी उसके सोच से भी ज्यादा खूबसूरत है। यही सोच आर्यन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तभी मनीषा जी दोनों के हाथ में एक एक अंगूठी देती हैं एक दूसरे को पहनाने के लिए। आर्यन मोना यानी पूजा का हाथ पकड़कर उसे अंगूठी पहना देता है और पूजा उसे। ये देख सभी लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। फिर मनीषा जी दोनों के हाथों में फूलों की माला देती हैं तो वो भी वे दोनों एक दूसरे को पहना देते हैं। आखिर में अधिकारी दोनों को शादी का सर्टिफिकेट देता है। शादी के बाद सभी लोग मुस्कुराकर ऑफिस से बाहर आते हैं। आर्यन और पूजा दोनों के हाथ में उनके शादी का सर्टिफिकेट था। मोना उस सर्टिफिकेट को देखकर मन में बोली,
आज से मेरी पहचान दुनिया के नज़र में चेंज हो गई है और उसका असली मकसद शुरू जिससे सभी अनजान थे, उसका मकसद आर्यन को मारना नहीं बल्कि उसके द्वारा अपनी खोई हुई पद वापस पाने का था, जिससे पाने से अब उसे कोई नहीं रोक सकता है। जल्द ही वो फिर से माफिया क्वीन की कुर्सी पर बैठ जाएगी और पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में होगी और कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि वो इस शहर के सबसे पावरफुल आदमी की वाइफ है, सिंह परिवार की बहू है वो। मोना फिर खुद से दूर खड़े मनीषा जी और मनीष जी को देखकर मन में बोली, इन लोगों को लगा वे लोग उस तक पूछे, लेकिन सच क्या वो सिर्फ उसे और उसे ही पता है कि उसने ऐसा जाल बिछाया कि सिंह परिवार खुद आकर उसके जाल में फंस गया। यही सोच उसके चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान आ जाती है। उसका प्लान अब पूरा हुआ, अब प्लान बी उसे वापस अपनी कुर्सी पर बैठकर दुनिया को अपने कदमों में झुकाना है। मोना ये सोच ही रही होती है, तभी उसका हाथ कोई पकड़ लेता है, जिसका एहसास होते ही मोना अपना सिर मोड़कर देखती है तो आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, जिसे देख उसे अंदर से बहुत गुस्सा आता है। उसका मन कर रहा था कि वो इसी समय इसे गोली मार दे, इसकी इतनी हिम्मत कि इसने बिना उसकी मर्जी के उसका हाथ पकड़ा। मोना ये सोच ही रही थी, तभी आर्यन उसके कान के पास अपना मुंह लाकर बोला, सॉरी पूजा जी, मैंने आपकी मर्जी के बिना आपका हाथ पकड़ लिया, लेकिन आप सामने देखो, राहुल हमारे फोटो ले रहा है अपने फोन से। आर्यन की बात सुनकर मोना अपना सिर मोड़कर सामने देखती है तो सच में राहुल उनके फोटो खींच रहा था, जिसे देख उसका गुस्सा शांत हो जाता है। मोना राहुल को देखती है तो राहुल उसे एक टेढ़ी मुस्कान पास कर देता है, जिसे देख वो समझ जाती है इस लड़के को उसे अच्छे से सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसे पता था कि यह लड़का सिर्फ उसके फोटो खींच रहा है और देखा ऐसा रहा है जैसे वो आर्यन और उसके फोटो खींच रहा हो। मोना फिर गहरी सांस लेती है, ये लड़का उसके एक वार को नहीं झेल पाएगा, इसलिए इसे करने दो, जो कर रहा है इसे वो बाद में देख लेगी। मोना फिर आर्यन के चेहरे को देखती है जहां बड़ी सी मुस्कान थी, जिसे देखकर मोना मन में बोली, यह इतना भोला है कि इसे इसके घर वाले ही पागल बना देते हैं। अगर मेरी जगह और किसी से इसकी शादी होती तो वो पक्का इसे मार देती पैसे के लिए, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली जब तक यह मेरे रास्ते में नहीं आएगा, क्योंकि यह मेरे लिए बहुत जरूरी है। यही सोच उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मोना ये सोच मुस्कुराकर जैसे ही अपनी नजर आर्यन से हटाने को होती है, तभी उसकी नजर आर्यन के दिल पर यानी शर्ट पर एक छोटी सी लाल लाइट दिखाई देती है, जो सिर्फ उसे दिखाई देती है क्योंकि सबसे पास वो ही खड़ी है। जिसे देख वो समझ जाती है कि किसी को उसके और आर्यन के बारे में पता चल गया है और उसके प्लान को फेल करने के लिए आर्यन को मारना चाहता है। मोना जल्दी से ना में सिर हिला देती है, वो अपने प्लान को फेल नहीं होने दे सकती है और वो उसे लाइट का पीछा कर देखती है। कुछ दूरी पर एक बिल्डिंग की छत पर एक आदमी अपने हाथ में बड़ी सी बंदूक को आर्यन की तरफ पॉइंट कर हुए था, जिसे देख मोना के चेहरे भाव कठोर हो जाते हैं। वो अपने दुश्मनों को कामयाब नहीं होने दे सकती। मोना अपने पास खड़े विशाल के कान में बोली, विशाल, बिना किसी को पता चले सामने बिल्डिंग पर एक आदमी जिसके हाथ में बंदूक लिए हुए है उसे पकड़ लो और याद रखना उसे मारना मत, मैं खुद उससे बात करूंगी, हो ना हो वो राणा का आदमी ही है। मोना की बात सुनकर विशाल की नजर उस आदमी पर जाती है और वो हाँ में सिर हिलाकर सभी को 1 मिनट का बोलकर वहां से चला जाता है और सबसे दूर आकर अपने साथियों को उस आदमी के बारे में बता देता है, जिससे कुछ देर में उस बिल्डिंग पर मोना के आदमी पूछकर उस आदमी को पकड़ कर ले जाते हैं। जिसे देख मोना राहत की सांस लेती है, लेकिन उसे डर था कि आर्यन के बारे में राणा को पता ना चल गया हो तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। वो आदमी फिर किसी भी हालत में आर्यन को मारना चाहिएगा, जिससे उसका सारा प्लान फेल हो जाएगा। मोना ये सोच ही रही होती है, तभी मनीषा जी बोली, बहू तुम आर्यन के कार में आ जाना। में राहुल और आर्यन के मामा दूसरी कार में निकलते हैं घर के लिए। मोना और आर्यन हाँ में सिर हिला देते हैं। कार में आगे राजू अंकल कार को चला रहे थे और पीछे सीट पर पूजा यानी मोना और आर्यन बैठे हुए थे। मोना कार के अपने साइड के कांच को नीचे कर बाहर का नजारा देख रही थी। उसे अब अपने प्लान बी पर काम करना है जल्दी से जल्दी, और वैसे भी दुनिया की नज़र में मोना की मौत हो गई है और पूजा के रूप में उसे पहचान मिली है, तो वो आराम से अपने काम को अंजाम दे सकती है और कोई उसे पहचान नहीं पाएगा। पिछली बार की तरह अगर उसके पास पहले ये पहचान होती तो कोई उसे उसकी कुर्सी से नहीं हटा पाता। मोना फिर गहरी सांस लेकर मन में बोली, कोई बात नहीं, मैं उस हर आदमी से अपने हार का बदला लूंगी जिनका हाथ था मुझे हराने में, अब चाल भी उसकी होगी और बाजी भी। यही सोच उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तभी मोना को अपने कंधे पर भार महसूस होता है। मोना अपना सिर मोड़कर देखती है तो आर्यन उसके कंधे पर अपना सिर रखकर सो गया था। ये देख मोना को आर्यन पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसका सिर पकड़ खुद से दूर करने को होती है, तभी उसकी नज़र कार चला रहे आदमी यानी राजू अंकल पर पड़ती है, जो कार के कांच में उन्हें देख रहे थे। ये देख मोना उन्हें हल्की मुस्कान पास कर देती है। राजू अंकल भी मुस्कुरा देते हैं।
मोना फिर मजबूरी में आर्यन के सिर को आराम से अपनी गोद में रख उसे पूरी सीट पर आराम से लिटाकर उसके सिर के बालों में हाथ फेरने लगती है। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वो आर्यन की माँ हो जो अपने बेटे का सिर आराम से अपनी गोद में रख उसे सोला रही हो। यह नजारा देख राजू अंकल के आंखों में नमी आ जाती है। भगवान ने उनकी सुन ली, उनके छोटे साहब को संभालने वाली मिल गई। यही सोच वो मुस्कुराकर सामने देखते हुए कार चलाने लगते हैं। मोना ये देख मन में बोली, क्या मुसीबत है यार, शादी के बाद मुझे इसे बच्चे की तरह संभालना पड़ेगा क्या। मोना फिर कुछ सोचकर बोली, यह मेरे लिए एक तरह से अच्छा ही है कि यह कभी मेरे काम के रास्ते में नहीं आएगा। मोना अपने गोद में रखे आर्यन के मासूम चेहरे को देखकर खुद से बोली। कुछ देर बाद कार सिंह विला के मेन गेट के अंदर प्रवेश करती है। अंदर आकर बड़े से गार्डन से होकर कार सामने घर के आगे रुकती है। राजू अंकल कार से उतरकर फिर मोना के साइड का कार का गेट खोल देते हैं, जिसे देख मोना आराम से आर्यन का सिर सीट पर रख कार से उतर जाती है। आर्यन गहरी नींद में सो रहा था। राजू अंकल आर्यन को देखकर बोले, बहुत मेहनत करते हैं छोटे साहब छोटी सी उम्र में। इतना बोल वो उसे उठाने लगते हैं। मोना राजू अंकल की बात सुनकर बोली, अंकल आप रहने दो। राजू अंकल कंफ्यूज होकर मोना को देखकर बोले, लेकिन मेम साहब इन्हें उठाना पड़ेगा ना नींद से। मोना नामे सिर हिलाकर बोली, नहीं इसकी जरूरत नहीं है, आप बाहर आओ पहले। मोना की बात सुनकर राजू अंकल कंफ्यूज होकर कार से दूर खड़े हो जाते हैं। मोना गेट के पास आकर आर्यन का सिर अपने एक हाथ में रख उसे बाहर की ओर खींचकर गोद में ले लेती है। ये देख राजू अंकल की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, कहीं भगवान खुद तो नहीं आ गए इस लड़की के रूप में, क्योंकि इसने इतनी आसानी से इतने बड़े आदमी को अपने गोद में उठा लिया। मोना राजू अंकल को देखकर बोली, सॉरी मैं इन्हें ले हूं इसलिए बैग नहीं ले सकती, क्या आप बैग लेकर आ सकते हैं। मोना की बात सुनकर राजू अंकल जल्दी से हाँ में सिर हिलाकर कार के पीछे चले जाते हैं बैग लेने। ये देख मोना आर्यन को अपने गोद में लेकर ही 4 सीढ़ियों चढ़कर घर के दहलीज पर आ जाती है। सामने किचन से मनीषा जी आरती की थाल लेकर आ रही थी और हॉल में रखे सोफे पर राहुल और मनीष जी बैठे हुए अपनी थकान को दूर कर रहे थे। मोना मनीषा जी के हाथ में आरती की थाली देख वही रुक जाती है, पर मनीषा जी और बाकी सब की नजर जैसे ही सामने खड़े नजारे पर पड़ती है तो वे लोग हैरान हो जाते हैं। मनीष जी और राहुल सोफे से खड़े होकर यह नजारा देखने लगते हैं। मनीषा जी जल्दी से मोना के पास आते हुए बोली, इसे क्या हुआ कहीं तुमने अभी। वे आगे कुछ कहती उससे पहले मोना उनकी बात को बीच में रोककर बोली, आंटी जी ये ठीक है, बस गहरी नींद में है, तो क्या आप जल्दी से हमारी आरती लेकर हमें अंदर आने दे सकती हैं। मोना की बात सुनकर सभी शौक रह जाते हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कोई बहू अपने पति को गोद में लेकर ससुराल आए हो। मनीषा जी फिर अपनी सोच से बाहर आकर दोनों की आरती कर मोना के पैर के आगे चावल से भरा हुआ लोटा रख देती है। मोना उसे हल्के से अपने पैर से गिराकर आर्यन को लेकर घर के अंदर आ जाती है। मनीषा जी बोली, तुम उसे नींद से उठा सकती हो, इसे इतना सिर पर नहीं चढ़ाना है। मनीषा जी की बात को इग्नोर करके मोना मनीष जी से बोली, इनका रूम कहाँ है। मोना की बात सुनकर मनीष जी जल्दी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाते हुए बोले, आओ मेरे पीछे, मैं तुम्हें इसके रूम में लेकर चलता हूँ। मोना हाँ में सिर हिलाकर आर्यन को लिए ही सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चली जाती हैं और राजू अंकल मनीषा जी और राहुल को शौक में छोड़कर मोना का बैग लेकर उसके पीछे चले जाते हैं। राहुल अपनी आंखों पर हाथ रख उन्हें बंद करके फिर खुलकर बोला, माँ क्या मैंने जो देखा वो आपने भी देखा कि यह लड़की आर्यन को इतनी आसानी से गोद में लेकर आ रही थी, क्या ये बाहुबली है। मनीषा जी को अब डर लग रहा था कि कहीं उनका प्लान उल्टा ना पड़ जाए, कहीं उन्होंने कोई गलती तो नहीं कर दी इस माफिया लड़की की शादी आर्यन से कराकर, जिससे उनको अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा था। इसलिए वो राहुल के सिर पर मारकर बोली, चुप कर नालायक, और किचन में चली जाती है। राहुल अपनी माँ की बात सुनकर बोला, अब मैंने इसमें कौन सी नालायक वाली बात कही, और टेढ़ी महू बनाकर वापस सोफे पर बैठ जाता है। राणा का विला। राणा हॉल में सोफे पर बैठा हुआ था और उसके पीछे कुछ आदमी गन लिए खड़े थे। तभी उनमें एक आदमी का फोन बजता है। वो अपने पेंट की पॉकेट से फोन निकालकर थोड़ी दूर जाकर कुछ बात करता है और फिर राणा के आगे आकर अपना सिर झुकाकर बोला, बॉस एक बुरी खबर है, हमारा आदमी पकड़ा गया। उस आदमी की बात सुनकर राणा आराम से बोला, अच्छा तो वो मरा या नहीं। वो आदमी ना में सिर हिला देता है। ये देख राणा अपने हाथ में लिए सेव को वापस सामने टेबल पर रख उस आदमी को देखकर बोला, तो तुम क्या कर रहे हो, जाओ उसे मार दो, इससे पहले वो उनको हमारी जानकारी दे। राणा की बात सुनकर वो आदमी हाँ में सिर हिलाकर जाने लगता है। तभी राणा बोला,
अच्छा, क्या तुम पता चला उसका आगे का प्लान या क्यों उसने हमारे आदमी को पकड़ा? राणा की बात सुनकर वो आदमी वापस पलटकर बोला, नहीं बॉस, लेकिन इतना पता कि उसके हाथ कोई बहुत बड़ी खबर लग गई थी और वो उस प्लान को फेल ही कर रहा होगा, लेकिन उससे पहले वो पकड़ा गया। उस आदमी की बात सुनकर राणा थोड़ी देर सोचकर बोला, तो फिर उसे मारो मत, वो आदमी हमें जिंदा चाहिए। राणा की बात सुनकर वो आदमी थोड़ा घबराते हुए बोला, लेकिन बॉस, इसके लिए हमें उसकी पूरी गैंग से लड़ना होगा। उस आदमी की बात सुनकर राणा सोचकर बोला, बात तो सही कही तुमने, तो फिर तुम कुछ मत करो, मैं उसे अपने दिमाग से वापस लेकर आऊंगा। राणा की बात सुनकर वो आदमी हाँ में सिर हिलाकर वापस पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। राणा फिर अपने फोन से एक नंबर डायल करके बोला, हेलो डेविल, कैसे हो? राणा की बात सुनकर दूसरी तरफ का आदमी यानी ब्लैक डेविल बोला, अच्छा हूं, लेकिन तुम्हें पता है ना, हम एक दूसरे से कॉल पर बात नहीं कर सकते, बल्कि हम क्या, कोई भी जो माफिया दुनिया से जोड़ा है उनमें से कोई भी सदस्य एक दूसरे को जानता तक नहीं है, लेकिन हम इतने करीब हैं इसलिए मैंने तुम्हें अपना नंबर दिया था, लेकिन अगर किंग को पता चला तो हम दोनों को खतरा हो सकता है। ब्लैक डेविल की बात सुनकर राणा बोला, मुझे सब पता है डेविल, लेकिन मुझे बस ये जानना है कि किंग ने मीटिंग कब रखी है इस महीने की। राणा की बात सुनकर ब्लैक डेविल बोला, शायद आज या कल या किसी भी समय मैसेज आ सकता है किंग का सभी के पास। ब्लैक डेविल की बात सुनकर राणा बोला, अच्छा ठीक है, वो मुझे एक सदस्य की शिकायत करनी है किंग से। राणा की बात सुनकर डेविल हंसते हुए बोला, ओ ऐसा क्या, कहीं वो सदस्य तुम्हारी पुरानी दुश्मन मोना यानी हमारी पुरानी क्वीन तो नहीं है? ब्लैक डेविल की बात सुनकर राणा अपने दांत पीसते हुए बोला, हाँ तुमने सही कहा, एक वो ही है जो हर बार मेरे काम के बीच में आती है, इस बार उसने मेरे आदमी को किडनैप कर लिया। राणा की बात सुनकर डेविल किंग सीरियस होकर बोला, अगर ऐसा उसने किया है तो यह अपराध है, किंग की नजर में कोई सदस्य एक दूसरे के काम के रास्ते में नहीं आ सकता है। राणा हाँ मैं सिर हिलाकर बोला, हाँ तभी मैंने मीटिंग का बोल रहा हूँ। राणा की बात सुनकर ब्लैक डेविल बोला, ओ तो फिर तुम चिंता मत करो, मीटिंग में सभी लोग तुम ही वोट देंगे और उसे उसकी किए की सजा भी हम दिलवाएंगे। राणा खुश होकर बोला, थैंक्स दोस्त। ब्लैक डेविल बोला, कोई ना दोस्त, लेकिन याद रखना जब मुझे जरूरत पड़ेगी तेरी तो तुझे भी मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा। राणा जल्दी से हाँ बोल देता है और फिर दोनों कॉल काट देते हैं। राणा हंसते हुए बोला, अब देखना मोना, मैं तुमसे कैसे माफिया ग्रुप की सदस्यता भी छीन लेता हूँ। राणा के साथ सभी लोग हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ सिंह विला में मोना ने आर्यन को उसके रूम में लाकर बेड पर आराम से लिटा दिया था और राजू अंकल से बैग लेकर अपने सारे कपड़े आर्यन की अलमारी में सजाकर एक जोड़ी सादा कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती हैं चेंज करने। कुछ देर बाद वो घर के सादा कपड़ों में बाथरूम से बाहर आती हैं तो देखती हैं कि आर्यन अभी भी बेड पर घोड़े बेचकर सो रहा है। ये देख वो गहरी सांस लेकर बोली, ये लड़का अभी सो लेगा तो रात में क्या करेगा? इतना बोल वो उसके पैरों से जूते निकालकर उन्हें बेड के नीचे साइड में रख देती है और आर्यन को सही से बेड पर लिटा देती है और फिर वो अपना फोन लेकर आर्यन के सिर के पास बेड पर बैठ जाती है दीवार से टेक कर और अपने फोन को ऑन करती है तो उसे अपने फोन के आगे स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाई देता है जिसे देख वो बोली, अरे ये तो बहुत पहले आया था, तब मैंने देख ही नहीं पाया, जल्दी के वजह से क्या मैसेज है? इतना बोल वो उस मैसेज पर क्लिक कर देती है जिससे वो व्हाट्सएप पर जाकर एक वीडियो पर आ जाती है जिसके नीचे एक मैसेज लिखा था, बॉस यह वीडियो जरूर देखो, शायद आपके काम की हो। उस मैसेज को पढ़ मोना उस वीडियो को चालू कर देती है डाटा ऑन करके, जिससे वो वीडियो पहले थोड़ी अपलोड होकर फिर चालू हो जाती है। उस वीडियो में पहले सिंह विला का गेट दिखाई देता है, फिर विला के अंदर से एक कार आती दिखाई देती है जिसे देख मोना समझ जाती है यह आर्यन की कार है, लेकिन इसमें ऐसा क्या है कि वो ये सोच ही रही होती है। तभी उस वीडियो में कार के आगे अचानक एक लड़की आ जाती है जिससे कार वहीं रुक जाती है, जिसे देख मोना गौर से देखने लगती है वीडियो को, जिसमें थोड़ी देर बाद आर्यन कार से उतरकर उस लड़की के पास आ जाता है, जिसे देख वो लड़की आगे आकर एकदम से आर्यन के गाले लग जाती है। ये देख मोना शौक रह जाती है और वो हैरानी से अपने पास लेटे आर्यन को देखकर बोली, मैंने इस इतना मासूम समझा था, ये तो एक नंबर का कमीना निकला, बताओ प्यार किसी से और शादी मुझसे। मोना का चेहरा गुस्से से लाल होने लगता है, इस लड़के ने उसे धोखा दिया, वो इस यही गोली मार देगी, इसकी इतनी हिम्मत कि इसने मोना को धोखा दिया। इतना बोल अपनी बंदूक को उठाने के लिए बैग के पास जाने लगती है। तभी कुछ सोच रुक कर बोली, एक मिनट, मुझे इतना बुरा क्यों लगा, मैं कौन सा इससे प्यार करती हूँ और इसका मन चाहे जिसके साथ अपना महू काला करे, मुझे क्या।
यही सोच वो गहरी सांस लेकर वापस आकर बेड पर बैठ जाती है और उसे वीडियो वहीं पर डिलीट कर आर्यन से दूर होकर बैठ जाती है। मोना अपना मन फोन में लगाने में लगी थी, लेकिन उसे बार बार वीडियो का वही सीन याद आ रहा था जिसमें वो लड़की आकर एकदम से आर्यन के गाले लग गई थी। मोना अपना सिर पकड़कर बोली, क्या यार, मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है? और फिर वो घूर के आर्यन को देखती है जो आराम की नींद सो रहा था। मोना गहरी सांस लेकर बोली, मुझे इस लड़के से दूर रहना होगा, तभी मैं चैन से रह सकती हूँ, वरना यह मेरे लिए सिर दर्द बन जाएगा। मोना ये सोच ही रही होती है, तभी उसके कानों में दरवाजे से राहुल की आवाज सुनाई देती है। आर्यन, तुम्हें माँ बुला रही है। राहुल की आवाज सुनकर मोना अपना सिर ऊपर करके उसे देखते हुए बोली, क्या हुआ, आंटी को पता नहीं है कि अभी यह सो रहे हैं, तो फिर क्यों बुला रही है? मोना की बात सुनकर राहुल अंदर आते हुए बोला, अरे भाभी जी, वो क्या ना कि माँ ने आर्यन को कुछ जरूरी काम के लिए ही बोला होगा, तो आप अभी नए हो, धीरे धीरे आपको सब समझ आ जाएगा कि आपके पति से माँ को क्या काम पड़ता है। राहुल की बात सुनकर मोना कंफ्यूज होकर उसे देखने लगती है और वो जैसे ही कुछ बोलने को होती है तभी आर्यन की आवाज आती है जिसकी नींद खुल चुकी थी। राहुल भाई, कितना समय हुआ है? राहुल मुस्कुरा कर बोला, रात के 8 बज गए आर्यन, और तुम माँ? वो इससे आगे कुछ बोल पाता उससे पहले आर्यन एकदम से बेड पर बैठकर बोला, क्या 8 बज गए, मैं अभी तक सोया? राहुल हाँ में सिर हिला देता है। आर्यन फिर जल्दी से बेड से खड़ा होकर बाथरूम में जाते हुए बोला, भाई आप चलो, मैं अभी आया 2 मिनट में। आर्यन की बात सुनकर राहुल मोना को टेढ़ी मुस्कान देकर चला जाता है। मोना कंफ्यूज थी और वो बंद बाथरूम के गेट को देखकर बोली, एकदम से इन्हें क्या हुआ? मोना फिर टेढ़ा मुंह बनाकर बोली, मुझे क्या, और वो अपने फोन को चलाने लगती है। आर्यन बाथरूम से निकलकर अपना चेहरा और बाल तौलिया से साफ कर बोला, पूजा जी, आप भी 10 मिनट बाद नीचे आ जाना खाना खाने के लिए। मोना बोली, 10 मिनट क्यों? आर्यन बोला, मुझे सभी के लिए खाना बनाने में 10 मिनट तो लगेंगे ना। आर्यन की बात सुनकर मोना हैरानी से अपना सिर ऊपर करके उसे देखते हुए बोली, खाना बनाने में मतलब आप खाना बनाते हो? मोना की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराकर उसे देखते हुए बोला, हाँ बिल्कुल, वो भी एक नंबर, और मेरे हाथ का खाना ही खाती है मामी, उनका कहना है कि मुझसे अच्छा खाना इस दुनिया में कोई नहीं बना सकता है। आर्यन मोना के पैरों के पास बेड पर बैठ कर बोला। मोना कंफ्यूज होकर बोली, तो क्या इस घर में कोई खाने बनाने वाली नहीं है? आर्यन मासूमियत से नामे सिर हिलाकर बोला, मामी को नहीं पसंद कि कोई नौकर किचन में जाए, और वैसे भी मुझे पसंद है सभी के लिए खाना बनाना। आर्यन की बात मोना को शॉक कर रही थी, यह लड़का पूरा पागल है, इसके मामी इसका फायदा उठा रही है, और यह गधा मुस्कुराकर सब काम करता है, ऑफिस जाना फिर घर आकर सभी के लिए खाना बनाना। मोना ये सोच रही होती है तभी आर्यन बेड से खड़ा होकर बोला, अच्छा पूजा जी, आप 10 मिनट बाद आना, मैं आपके लिए अच्छा खाना बनाकर रेडी रखूंगा। इतना बोल वो रूम से जाने लगता है। मोना उसे रुकते हुए बोली, आर्यन रुको, मेरी बात सुनो तुम। लेकिन आर्यन नहीं रुकता है, वो तेज कदमों से चला जाता है। ये देख मोना बोली, क्या करूं मैं इस गधे लड़के का? और फिर बेड से खड़े होकर वो भी रूम से बाहर आ जाती है। वो सीढ़ियों के पास पूछती है तो उसके कानों में मनीषा जी के गुस्से भरी आवाज सुनाई देती है। मनीषा जी, यह क्या है? आर्यन, तुम इतना लेट रात का डिनर बनोगे, तब तक हम क्या भूखे मरेंगे? मोना इसे बात को सुन जल्दी से सीढ़ियों के पास आकर देखती है कि मनीषा जी डिनर टेबल के पास कुर्सी पर बैठी हुई थी और उनके आगे आर्यन अपना सिर नीचे करके खड़ा हुआ था। ये देख मोना शौक रह जाती है, ये क्या हो रहा है? उसे पता था कि यह औरत कमीनी है, लेकिन इतनी इस चीज का अंदाजा उसे भी नहीं था। आर्यन अपनी मामी की बात सुनकर बोला, सॉरी आंटी, मैं अभी खाना रेडी करता हूँ। मनीषा जी बोली, जल्दी करो, और तुम्हें देख नहीं रहा कि तुम्हारे वजह से घर में सभी भूखे हैं? तुम्हारी शादी हो गई तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपना काम ही भूल जाओ बीबी के आगे। आसपास घर के एक दो नौकर भी खड़े थे जो यह नजारा देख रहे थे। आर्यन सॉरी बोलकर जल्दी से किचन में चला जाता है। कहीं आर्यन ने उसे 10 मिनट बाद आने के लिए इसलिए तो नहीं बोला था ताकि वो ये सब न देख सके। मोना को आर्यन के लिए बुरा लग रहा था, पता नहीं क्यों इस लड़के का दुख उसके दिल में तीर के तारे लगता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उस पर गुस्सा कर रहा हो। मोना ये सोच ही रही थी तभी उसके कानों में राहुल की आवाज आती है, अरे भाभी, आप वहां इस तरह क्यों खड़ी हो? आओ ना हमारे साथ डिनर करना थोड़ी देर में। मोना राहुल की बात सुनकर उसे देखती है जो उसे मुस्कुराकर देख रहा था। मोना समझ जाती है कि यह लड़का उसे यह एहसास दिलाना चाहता है कि उसके पति की इस घर में कोई इज्जत नहीं है।
मोना घूर के राहुल को देखती है और फिर सीढ़ियों से नीचे आकर कुर्सी पर बैठकर डाइनिंग टेबल के पास आकर बोली, क्या मैं जान सकती हूँ कि इस घर में कोई नौकर या घर की लेडीज क्यों खाना नहीं बनाती है? मोना की बात सुनकर मनीष जी और मनीषा जी के साथ राहुल भी उसे देखते हैं। मनीष जी पास की कुर्सी तरफ इशारा कर बोले, आप यहाँ बैठो। मोना ना में सिर हिलाकर बोली, मुझे जानना है। मोना की बात सुनकर मनीषा जी बोली, तुम कुछ भूल रही हो कि तुम्हें क्यों इस घर में लाया गया है, तो अपने काम पर ध्यान दो, इस घर में क्या होता है उस पर नहीं। मनीषा जी की बात सुनकर मोना गुस्से से उन्हें घूर के देखती है, लेकिन मनीषा जी उसकी तरफ नहीं देखती हैं और किचन की ओर देखकर आवाज लगाकर बोली, और कितना टाइम लगेगा आर्यन? मनीषा जी की बात सुनकर आर्यन किचन से बोला, बस 2 सेकंड आंटी। मोना ये देख गहरी सांस लेकर किचन की ओर चली जाती है। मोना को जाते हुए देख मनीषा जी मनीष जी से बोली, ये लड़की कुछ ज्यादा ही इस लड़के की चिंता नहीं कर रही है, आपने इसे सही से क्यों नहीं समझाया? मनीष जी बोले, पता नहीं, लेकिन मैंने इसे सब सही से समझा दिया था कि इसे केवल अपना काम करना है। मनीष जी की बात सुनकर मनीषा जी उन्हें घूर के देखती है। मोना किचन में जाकर देखती है कि आर्यन जल्दी जल्दी रोटी बना रहा था, उसके हाथ किसी सुपर फास्ट ट्रेन की तरह चल रहे थे। गर्मी में उसमें माथे पर पसीना भी आ रहा था, लेकिन उसके पास उसे भी साफ करने का समय नहीं था। ये देख मोना गहरी सांस लेती है, क्या है ये लड़का क्यों इतना सब झेल रहा है, जबकि सारी दौलत इसकी है। ये चाहे तो इसके आगे पीछे नौकरों की लाइन लग जाएंगी, लेकिन ये गधा दूसरों का नौकर बना हुआ है। मोना फिर एक कपड़ा लेकर आर्यन के पास आकर उसके माथे से पसीना साफ करने लगती है, जिसका एहसास होते ही आर्यन रुककर मोना को देखकर बोला, अरे पूजा जी, आप यहाँ क्यों आए? आप जाओ, मैं 2 मिनट में सबके लिए खाना बनाकर लेकर आया। आर्यन की बात सुनकर मोना बोली, आप क्यों ये सब कर रहे हो और क्यों उनकी इतनी सुनते हो? मोना आगे कुछ बोल पाती उससे पहले आर्यन उसके होठों पर उंगली रख उसकी आंखों में देखकर बोला, ऐसा नहीं बोलते पूजा जी, वो हमारी और इस घर की बड़ी है, अगर वो हमें प्यार से कुछ बोल भी दे तो हमें उनकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। आर्यन के ऐसा करने से मोना के अंदर एक अलग सी आग जल गई, जिसका एहसास उसे भी नहीं हो पा रहा था कि वो बस आर्यन की बातों में खोना चाहती थी। आर्यन फिर मोना को उसके कंधे से पकड़कर साइड में करके बोला, अच्छा आप रुको, मैं सबके लिए खाना लेता हूँ। आर्यन फिर सभी रोटी और सब्जी अलग अलग बड़े बर्तन में लेकर बोला, चलो हो गया। इतना बोल वो मुस्कुरा कर किचन से बाहर निकल जाता है। मोना उसकी मुस्कान में खुशी गई थी, ये लड़का जिन बड़ों को अपना सब कुछ मानता है उनके खिलाफ कुछ सुनने को तैयार नहीं है। क्या बीतेगी उस दिन इसके मासूम दिल पर जब इसे सच पता चलेगा सबका? वो उस दिन को नहीं देखना चाहती। मोना फिर गहरी सांस लेकर बोली, कोई बात नहीं, अब मैं भी इन लोगों से कुछ नहीं बोलूंगी या करूंगी, लेकिन केवल तब तक जब तक यह आपके साथ सही है। जिसे दिन इन्होंने आपको थोड़ी भी चोट पहुंचाई, उस दिन इन लोगों का आखिरी दिन होगा। आर्यन डाइनिंग टेबल पर सभी को खाना देने के बाद बोला, अरे पूजा जी कहाँ रह गई? इतना बोल वो किचन की ओर देखता है और फिर मनीषा जी को देख बोला, रुको मैं अभी उन्हें लेकर आता हूँ। और वो किचन में चला जाता है। आर्यन को जाता देख राहुल हंसते हुए बोला, ये तो अभी से बीबी का गुलाम हो गया माँ। राहुल की बात सुनकर मनीषा जी उसे घूर के देखती है। आर्यन किचन में आकर देखता है कि पूजा किसी सोच में डूबी हुई है। ये देख आर्यन उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ उसे किचन से बाहर ले जाते हुए बोला, अरे आप यहाँ खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो? वहां सब आपका डाइनिंग टेबल पर इंतजार कर रहे हैं। मोना आर्यन को ऐसा करता देख और उसकी बात सुनकर उसके साथ किचन से बाहर आ जाती है। आर्यन उस ले जाकर सबसे बीच वाली कुर्सी पर बैठा देता है, जो जगह उसके पिता की थी, जिस पर कोई कभी नहीं बैठा। ये देख सभी शौक थे, मोना को नहीं पता था, इसलिए वो बैठ जाती है। मनीषा जी मनीष जी को देखती है तो मनीष जी आर्यन को देखकर बोले, बेटे तुम्हें पता ना तुम क्या कर रहे हो? ये जगह इस घर के मुखिया की है, जहां सिर्फ तुम्हारे पिता ही बैठते थे, जहां तक तुम भी कभी नहीं बैठे। मनीष जी की बात सुनकर मोना हैरानी से आर्यन को देखती है, जो उसके लिए प्लेट में खाना दे रहा था और मनीष जी की बात सुनकर उन्हें देख रहा था। मोना उठते हुए बोली, मैं दूसरी कुर्सी पर बैठ जाती हूँ। आर्यन जो अपने अंकल की बात का जवाब देने वाला था, वो मोना यानी पूजा की बात सुनकर और उसे खड़ा हुआ देखकर आर्यन फिर से मोना का हाथ पकड़कर उसे वापस उसी कुर्सी पर बैठाकर मनीष जी से बोला, अंकल मेरे पिता बहुत कड़क फैसले लेने वाले इंसान थे और मेरी माँ घर को जोड़ने का काम करती थी, और मैं अपने माँ जैसा हूँ जिसे आप लोगों की सेवा करना अच्छा लगता है, पर मेरी पत्नी यानी पूजा जी, मैंने देखा है उनका व्यवहार मेरे पिता जैसा है, बिल्कुल कड़क और जोश में फैसले लेने वाली, तो वो मेरे पिता के स्थान पर ही बैठेगी और मैं अपनी माँ जैसा हूँ।
इतना बोल वो मोना के साइड वाले कुर्सी पर बैठ जाता है। आर्यन की बात सुनकर और उसे ऐसा करता देख सभी शॉक थे। मोना हैरानी से उसे देखे जा रही थी। यह लड़का उसे हर बार शॉक कर देता है अपनी बात से, और अब उसने उसे इतना बड़ा स्थान दे दिया बिना उसके बारे में जाने क्यों। मोना आर्यन को देख जा रही थी और बाकी सभी मोना को देख रहे थे। राहुल और मनीषा जी को मोना से जलन होने लगी थी और इसी वजह से मनीषा जी आर्यन से बोली, आर्यन बेटे तुम्हें एकदम से किसी पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए, क्या पता वो तुम्हें बाद में चोट पहुंचाए। मनीषा जी की बात सुनकर आर्यन और मोना उनकी तरफ देखते हैं। मोना को उनकी बात का मतलब समझ आ जाता है, इसलिए वो अपना सिर नीचे कर लेती है। आर्यन मनीषा जी की बात सुनकर मुस्कुराकर बोला, आंटी आपने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, मैंने क्या बोला। आर्यन की बात सुनकर सभी उसे कंफ्यूज होकर देखने लगते हैं। ये देख आर्यन मोना के प्लेट में 2 रोटी रख उसे खाने का इशारा करके बोला, मैंने कहा कि मैं बिल्कुल अपनी माँ पर गया हूँ, जो इंसान को देखकर ही समझ जाती थी कि वो कैसा है, और मैं भी पूजा जी को देख और अभी तक के उनके व्यवहार को देख समझ गया कि कुछ भी हो जाए यह मुझे धोखा या चोट नहीं पुछाएगी। आर्यन की बात सुनकर मोना जो रोटी का पहला कोरा खा रही थी उसे एकदम बहुत तेज खांसी आती है। ये देख आर्यन जल्दी से मोना के पीठ पर हाथ फेरते हुए उसके आगे पानी का गिलास करके बोला, आराम से खाओ पूजा जी। मोना आर्यन के हाथ से पानी का गिलास लेकर उसमें से पानी पीने लगती है। उसकी आंखों में नमी आ गई थी। अब यह आर्यन के वजह से आए या खाने के वजह से, यह उसे ही सही से पाता था। मनीषा जी अपने चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान लाकर मनीष जी के कान में बोली, सच में यह आर्यन एक नंबर का गधा है, जो उसकी मौत है उसी पर आंखें बंद करके विश्वास कर रहा है। मनीषा जी की बात सुनकर मनीष जी हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। रात का डिनर होने के बाद सभी लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। सभी के जाने के बाद मोना देखती है आर्यन सभी के खाने के जूठे बर्तन उठा रहा है। ये देख मोना कुर्सी से खड़े होकर अपनी प्लेट उठाकर आर्यन की मदद करने के लिए वो भी कुछ बर्तन उठा लेती है। ये देख आर्यन बोला, पूजा जी आप रहने दो मैं कर, लेकिन वो आगे कुछ बोलता उससे पहले मोना उन बर्तन को लेकर किचन में जाने लगती है। आर्यन बाकी बर्तन लेकर आते हुए बोला, पूजा जी मैं कर लूंगा, आप जाकर रूम में आराम करो। पर मोना उसकी बात को इग्नोर करके बर्तन धोने लगती है। ये देख आर्यन जल्दी से मोना के हाथों से बर्तन लेकर बोला, आप क्यों जिद कर रही हो, मैं कर लूंगा, आप जाओ। आर्यन की बात सुनकर मोना बोली, आप हमें क्यों काम नहीं करने दे रहे, मुझे आता है। मोना की बात सुनकर आर्यन मुस्कुरा कर बोला, हाँ हमें पता है, लेकिन आज पहला दिन है तो आप आराम करो, कल से आप मेरी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकती हो। इतना बोल आर्यन मोना के दोनों हाथों पकड़ उन्हें पानी के नल के नीचे करके उन्हें अच्छे से साफ कर फिर थोड़ा पानी से मोना का मुंह साफ कर बोला, आप जाओ मैं अभी आया इन्हें साफ करके। आर्यन के हाथों के मोना के होठों को छूने से मोना की दिल की धड़कन तेज हो गई थी, इसलिए वो बिना कुछ बोले सीधे किचन से चली जाती है। मोना सीढ़ियां चढ़कर जैसे ही रूम की तरफ जा रही होती है तभी उसे सामने मनीषा जी खड़ी दिखाई देती हैं, जिनके हाथ में दूध का गिलास था। मोना ये देख कंफ्यूज होकर बोली, आंटी आप। मनीषा जी उसके आगे दूध का गिलास करके बोली, यह नाटक बंद कर, ये ले दूध का गिलास, इसमें चूहा मारने वाला जहर है, इस आर्यन को पिलाकर आज रात ही उसका खेल खत्म कर दे। मनीषा जी की बात सुनकर मोना को इतना गुस्सा आता है कि उसने अपने हाथों की मुट्ठी कस ली थी। अगर आर्यन को इस औरत से प्यार नहीं होता तो वो इस सारे दूध को इसी को पिलाकर मार देती, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती आर्यन के लिए, इसलिए मोना अपना गुस्सा कंट्रोल कर उस गिलास को अपने हाथ में लेकर हाँ में सिर हिलाकर रूम में चली जाती है। ये देख मनीषा जी के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ जाती है, आज रात ही इस आर्यन के बच्चे का खेल खत्म। इतना सोच वो मुस्कुराते हुए ही अपने रूम में चली जाती है। मोना रूम में आकर उस दूध के गिलास में दूध देखकर बोली, इसे कहाँ फेंकूं, फिर कुछ सोच वो दूध के गिलास को बाथरूम में ले जाकर सारा बहा देती है। उसके होते हुए आर्यन को कुछ नहीं हो सकता, वो कभी उसके विश्वास को खुद के ऊपर से नहीं उठने देगी। और नल चला सब साफ करके वापस रूम में आकर खाली गिलास को साइड टेबल पर रखकर बेड पर आकर लेट जाती है और आर्यन को याद करके बोली, क्या मुझे उससे पूछना चाहिए उस लड़की के बारे में, क्योंकि आर्यन को देख ऐसा लग नहीं रहा है कि वो मुझे धोखा दे सकता है। मोना ये सोच ही रही होती है तभी आर्यन शांति से रूम में आकर गेट बंद कर बिना कोई आवाज कर बेड पर आकर लेट जाता है। मोना आर्यन की तरफ पीठ करके लेटी थी, इसलिए उसे पता नहीं चला, ऊपर से उसे उस लड़की की टेंशन हो रही थी जिसने वीडियो में आर्यन को गाले लगाया हुआ था। मोना अपनी सोच में डूबी हुई थी कि तभी कोई पीछे से आकर उसकी कमर में हाथ डाल उससे चिपक जाता है। मोना ये देख डर जाती है और वो एकदम पलट आर्यन के ऊपर बैठ उसके चेहरे पर मुक्का मारने वाली होती है। तभी आर्यन जल्दी से बोला,
अरे पूजा जी, मैं हूँ आपका पति आर्यन। आर्यन की बात सुनकर और उसे देख मोना उसे घूर के देखते हुए बोली, तुम आगे से ऐसा मत करना वरना गलती से यमलोक पूछ जाओगे। मोना यानी पूजा की बात सुनकर आर्यन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो जल्दी से ना में सिर हिलाने लगता है किसी छोटे बच्चे की तरह। ये देख मोना के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और उसके गालों को छू कर बोली, गुड बॉय। इतना बोल उसके ऊपर से उठ साइड में लेट जाती है। मोना फिर आर्यन को देखती है जो अब उससे दूर होकर लेटा था। ये देख वो मुस्करा कर खुद उसके करीब आ उसका हाथ अपनी कमर पर रख बोली, पर मैं तुम्हारे करीब आ सकती हूँ मेरे इनोसेंट हब्बी। मोना यानी पूजा के मुंह से खुद के लिए इनोसेंट हब्बी शब्द सुनकर आर्यन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो उसके आंखों में देखकर बोला, आपको पता है ना कि आज हमारी फर्स्ट नाइट है शादी की। इतना बोल उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। मोना इस पर ध्यान दिए बिना बोली, हाँ तो सभी की शादी की फर्स्ट नाइट आती है, इसमें नया क्या है। मोना की बात सुनकर आर्यन हैरानी से बैठकर उसे देखकर बोला, इसका मतलब आपको नहीं पता कि फर्स्ट नाइट को क्या होता है। मोना ना में सिर हिलाकर बोली, नहीं तो और मुझे लगता है कि रात है सोने के लिए होगी ना इनोसेंट हब्बी। मोना की बात सुनकर आर्यन का चेहरा उदास हो जाता है और वो अपना सिर नीचे करके बोला, क्या यार तुम्हें इतना भी नहीं पता तो फिर वो सब कैसे होगा। आर्यन का चेहरा देख मोना मन में बोली, ये लड़का सच में मासूम है, मैंने इसका नाम सही रखा, इनोसेंट हब्बी, मेरे प्यारे इनोसेंट हब्बी। मोना फिर आर्यन के सामने बैठकर बोली, देखो मुझे कुछ पूछना है आपसे और अगर आप मेरी बात का सही जवाब दोगे तभी हम आज रात वो सब करेंगे, वरना वो सब तो दूर की बात, मैं आपको खुद को हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। मोना की बात सुनकर आर्यन मुस्करा कर बोला, अच्छा तो फिर पूछो, क्योंकि आर्यन सिंह कभी झूठ नहीं बोलता और यह बात सभी को पता है शहर में। आर्यन की बात सुनकर मोना हंसते हुए बोली, मुझे सभी से कोई मतलब नहीं, बस आप मुझे अपनी बात से विश्वास दिला दो कि आपकी लाइफ अब मेरे अलावा कोई लड़की है या नहीं, और क्या पहले थी, अब नहीं, मुझे सब सच सच जानना है। मोना आर्यन के हाथों को अपने हाथों में लेकर उसकी आंखों में देखकर बोली, क्योंकि मोना दिल से चाहती थी यह लड़का उसके करीब हो, वरना आज तक उसने खुद को किसी को छूने तक नहीं दिया। लक्ष्मी की बात सुनकर आर्यन बोला, अगर मैं कहूं कि मेरी लाइफ में एक लड़की थी। आर्यन की बात सुनकर मोना की हाथ की पकड़ आर्यन के हाथों पर लूज हो जाती है और उसके आंखों में उदासी आ जाती है। ये देख आर्यन आगे बोला, लेकिन अब नहीं, मतलब वो मेरे लिए केवल दोस्त है, अभी भी पहले भी, लेकिन उसके दिल में मेरे लिए प्यार है। मैंने उसे साफ बोला कि मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ और वो मेरी लाइफ से चली जाए, और फिर हमारी शादी हो गई, तब से मैं उससे मिला नहीं। आर्यन की बात सुनकर मोना उसके आंखों में देखकर बोली, क्या आप सच बोल रहे हो, आपके दिल में उसके लिए कुछ नहीं है ना। आर्यन ना में सिर हिला देता है। ये देख मोना बोली, फिर आप चिंता मत करो, वो आपको परेशान नहीं करेगी मेरे होते हुए। आर्यन मोना की बात सुनकर बोला, पर मुझे बुरा लगा कि मेरे वजह से उसका दिल दुखा। आर्यन उदास होकर अपना सिर नीचे करके बोला, ये देख मोना उसके गले लगकर बोली, आप ऐसा मत सोचो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपको दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। मोना के ऐसा करने से आर्यन के दिल की धड़कन तेज हो जाती है और वो फिर शर्माते हुए बोला, पूजा जी क्या अब हम वो सब कर सकते हैं। आर्यन की बात सुनकर मोना उससे अलग होकर उसके आंखों में देखकर और फिर उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर बोली, लेकिन क्या अभी आप एक बाप बनने को तैयार हो। मोना की बात सुनकर आर्यन सोचकर बोला, मतलब पिता, वो मुझे अभी नहीं बनना है। आर्यन की बात सुनकर मोना गहरी सांस लेकर बोली, मैं भी अभी मां नहीं बनना चाहती, इसलिए सही समय पर हम वो सब करें तो सही होगा। मोना की बात सुनकर आर्यन बोला, ठीक है, हम वो सब नहीं करेंगे, लेकिन उससे पहला तो कर सकते हैं। मोना थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन जल्दी ही उसे आर्यन की बात का मतलब समझ आता है, तो उसकी आंखें शौक से बड़ी बड़ी हो जाती है, ये बदमाश लड़का। मोना फिर गहरी सांस लेकर हाँ में सिर हिलाकर अपने होठों को आर्यन के होठों के पास लाने लगती है। दोनों एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे, दोनों के दिल की धड़कन तेज थी और दोनों एक दूसरे को किस करते हुए चूमने लगते हैं। किस करते हुए ही मोना नीचे बेड पर लेट जाती है। आर्यन जब नीचे किस करते हुए जाता है तो मोना की आंखें बंद हो जाती हैं, पर कुछ देर बाद उसे अपने सीने पर भार महसूस होता है। वो अपनी आंखें खुलकर देखती है तो आर्यन सो चुका था, वो उसके ऊपर ही सो गया। मोना गहरी सांस लेती है, उसकी सोच सही है, अभी यह खुद बच्चा है, फिर वो बच्चे को कैसे संभालेगा। मोना अपने मासूम हस्बैंड के चेहरे को देखती है, क्या करे वो इस लड़के का। मोना फिर हल्का सा अपना सिर ऊपर करके उसके माथे पर किस करके बोली, गुड नाइट इनोसेंट हब्बी।
इतना बोल मोना के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अभी आर्यन के साथ वो सब ना करने की सबसे बड़ी वजह थी इस घर का माहौल जिसमें आर्यन के लिए खतरा है। अगर उनका बेबी हुआ तो पता नहीं ये लोग उनके बच्चे के साथ क्या करेंगे। जब तक इन लोगों को उनकी किए की सजा नहीं मिल जाती और वो खुद अपनी माफिया की कुर्सी पर नहीं बैठ जाती है तब तक वो इस दुनिया में अपने बेबी को लाने के बारे में नहीं सोच सकती। पर तब तक उसे अपने इस बड़े बेबी का ध्यान रखना होगा। मोना आर्यन के मासूम चेहरे को देखकर बोली और उसे अपने बाहों में भर लेती है। मोना ये सोच ही रही थी कि तभी उसके फोन पर एक मैसेज आने की आवाज आती है, जिसे सुन वो कंफ्यूज होकर बोली, इतनी रात को कौन पागल मैसेज कर रहा है मुझे? अगर छोटे का हुआ मैं उसे गोली मार दूंगी। मैंने उसे बोला था कि मुझे आज रात परेशान मत करना। इतना बोल वो अपना हाथ आगे करके टेबल पर रखा अपना फोन उठाकर देखती है तो उसकी आंखें शौक से बड़ी बड़ी हो जाती है। मोना फिर अपने ऊपर सो रहे आर्यन को आराम से नीचे बेड पर लिटाते हुए बोली, हे भगवान, क्या आज ही किंग को मीटिंग रखनी थी मेरी शादी की पहली रात को? वो जल्दी से बैग के पास जाकर उसमें से काला पैंट शर्ट निकालकर चेंज करने लगती है और कपड़े पहनने के बाद वो बैग कपड़ों के नीचे रखे ब्लैक मास्क और बंदूक को लेकर जाने लगती है। लेकिन फिर कुछ सोच वापस बेड पर आकर आर्यन के माथे पर किस करके बोली, सॉरी हब्बी, मुझे आपको सोता छोड़कर जाना पड़ रहा है। और उसे चादर उड़ाकर रूम की लाइट बंद करके और रूम का गेट धीरे से बंद करके घर से बाहर निकल जाती है मास्क लगाकर। बाहर आने पर छोटे एक बाइक लिए खड़ा था जिसे देख वो बाइक से उतर कर बोला, क्या बॉस अपने मेरी नींद इतनी रात को खराब की? और वो बाइक की चाबी और हेलमेट मोना को देता है। मोना बाइक पर बैठकर हेलमेट लगाकर बाइक चालू करके बोली, मुझे खुद अपने पति को नींद में सोता छोड़कर आना पड़ा, पता नहीं अगर उनकी नींद खुली तो मुझे ना देख क्या करेंगे। मोना की बात सुनकर छोटे के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो मोना को देखकर बोला, क्या बॉस आपको एक ही दिन में अपने पति की इतनी चिंता होने लगी? छोटे की बात सुनकर मोना बोली, चुप कर गधे, और बाइक वहां से तेजी से ले जाती है। ये देख छोटे मुस्करा कर बोला, लगता है आज रात बॉस की पहली रात अच्छे से बन गई। मोना रात के अंधेरे में बाइक को तेजी से रोड पर भगा रही थी और कुछ ही देर में वो समुंदर के किनारे आकर अपनी बाइक को साइड में रुककर सामने बड़े जहाज में चली जाती है। उस जहाज में बहुत से रूम थे। मोना अंदर चली जा रही थी। आखिर में एक रूम के आगे उसे दो बॉडी बिल्डर आदमी एक रूम के गेट के आगे खड़े दिखाई देते हैं जो मोना को सलाम करते हैं। मोना हाँ में सिर हिलाकर उन्हें अपने पेंट की पॉकेट से एक आईडी कार्ड दिखाती है जिसमें पीछे साइट लिखा था एक्स क्वीन, जिसे देख वे लोग रूम का गेट खुलकर उसे अंदर जाने का इशारा करते हैं तो मोना रूम के अंदर चली जाती है। मोना जब उस रूम में अंदर जाती है तो उस रूम में अंधेरा था। थोड़ी दूर जाने पर एक बड़ी सी टेबल थी जिसकी ऊपर लाइट लगी थी। उस टेबल के आसपास कुर्सी थी जिन्हें पर कुछ लोग बैठे हुए थे, सभी के चेहरे पर मास्क था। मोना भी जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाती है जिसकी आगे लिखा था एक्स क्वीन। इसी तरह सभी के आगे लिखा था इनका नाम, जिसे नाम से वे माफिया की दुनिया में जाने जाते हैं। असली पहचान तो किसी को किसी की नहीं थी। मोना के सामने वाली कुर्सी पर राणा बैठा हुआ था, उसके चेहरे पर भी मुस्कान थी और वो मोना को देखकर बोला, आप लेट होगी मिस एक्स क्वीन। राणा की बात सुनकर मोना मुस्करा कर बोली, हाँ वो क्या ना, आज ही मैंने फालतू कुत्ते को पकड़ा जो मेरे किसी खास को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा था तो उसी की सेवा कर रही थी। राणा मोना की बात सुनकर गुस्से से बोला, तुम? वो आगे कुछ बोल पाता उससे पहले उसके पास बैठा ब्लैक डेविल नीचे से उसका दूसरा हाथ पकड़कर धीरे से बोला, ऐसा कुछ भी मत बोलो दोस्त जिससे हम जीत हुई बाजी हार जाए। अगर तुम इसकी सदस्यता खत्म करना चाहते हो तो अभी प्लीज अपने गुस्से को कंट्रोल करो। ब्लैक डेविल की बात सुनकर राणा गहरी सांस लेकर हाँ मैं सिर हिलाकर कुछ नहीं बोलता है। इन दोनों में आपस में धीरे से बात करता देखकर और फिर अपनी बात पर राणा को कुछ ना बोलता देख मोना को कुछ एहसास होने लगा कि राणा ने कुछ तो प्लान किया है उसके खिलाफ, लेकिन क्या? वो ये सोच ही रही होती है तभी उसके पास बैठी एक लड़की जिसके चेहरे पर ही मास्क था और उसका नाम माफिया गर्ल था, वो बहुत धीरे से मोना के कान में बोली, ये दोनों तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं। इन्होंने बाहर ही सभी लोगों को अपने तरफ कर लिया था पैसे देकर, इसलिए बचकर रहना। हो सकता है सभी लोग तुम्हारी सदस्यता खत्म करने का जोर दे किंग को, फिर किंग भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे अगर तुम्हारी गलती हुई। उस लड़की यानी माफिया गर्ल की बात सुनकर मोना हैरानी से उसे देखकर बोली, तो फिर तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो? क्या तुमने इनसे पैसे नहीं लिए मेरे खिलाफ वोट करने के लिए? मोना की बात सुनकर माफिया गर्ल टेढ़ा सा मुंह बनाकर बोली, सॉरी पर माफिया गर्ल पैसे के लिए माफिया दुनिया में नहीं आए, मुझे किसी से मतलब नहीं है। पर जो लोग किसी के साथ बुरा करने की सोचते हैं मैंने सदा उनके खिलाफ होती हूँ और मैंने तुम इसलिए बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती यह लोग अपने प्लान में कामयाब हो।
माफिया गर्ल और उसकी बात सुनकर मोना के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसे इसी ही लोग पसंद है। आगे जब वो वापस क्वीन बनेगी तब इसे जरूर अपनी टीम में जगह देगी। मोना यही सोच मुस्कुरा कर बोली, थैंक्स माफिया गर्ल, और तुम चिंता मत करो, ये सब भी एक तरफ हो जाए तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ पाएंगे। मोना यानी एक्स क्वीन की बात सुनकर माफिया गर्ल उसे देख सोचने लगती है कि यह लड़की या कुछ ज्यादा ही चालाक है या मूर्ख, क्योंकि जब सब लोग इसके खिलाफ हैं तब भी इसी बात कर रही है। फिर गहरी सांस लेकर बोली, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मेरा काम था तुम्हें पहले से बताना इनके प्लान के बारे में जो मैंने बता दिया। मोना बस हाँ में सिर हिला देती है। तभी रूम का गेट खुलता है। सभी लोग उस तरफ देखते हैं तो उन्हें कोई दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर सभी के कानों में एक साथ कई सारे जूते की आवाज आती है, जिसे तीन चारों लोग एक साथ अंदर आ रहे हो। और ये देख सभी लोग अपनी अपनी कुर्सी से उठ खड़े हो जाते हैं। कुछ देर बाद एक बूढ़ा व्यक्ति, जिसके चेहरे पर भी मास्क था और उसके सिर के बाल एकदम सफेद थे, और उसके पीछे दो बॉडी बिल्डर आदमी अपने हाथों में गन लिए खड़े थे। वो बूढ़ा व्यक्ति सामने बड़ी और मेन कुर्सी के आगे आकर खड़ा हो जाता है और वो सभी को अपने हाथों के इशारे से बोला, बैठो फ्रेंड्स, ये सब करना जरूरी नहीं है। और वो अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। उसके बैठते ही सभी लोग बैठ जाते हैं वापस अपनी अपनी कुर्सी पर। उस बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर जवाब देते हुए एक आदमी बोला, किंग, आप हम सब के किंग हो, आप पूरी इंडिया में जितने भी माफिया हैं सबके के राजा हो, आपको सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। उस आदमी की बात सुनकर किंग यानी वो बूढ़ा व्यक्ति बोला, हाँ हाँ मुझे पता है। और वो उसे वापस बैठने का इशारा कर देता है। वो आदमी अपनी कुर्सी पर वापस बैठ जाता है। वो बूढ़ा व्यक्ति फिर सभी को देखकर बोला, फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि हर महीने में क्यों मीटिंग रखता हूं, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि हम कैसे सबके नज़र से बचाकर काम करना है और इस देश में जो हमारे खिलाफ जा रहे उन्हें मार सके और अपना काम करे बिना किसी को पता चले। उस बूढ़े व्यक्ति की यानी किंग की बात सुनकर सभी हाँ में सिर हिला देते हैं। वो बूढ़ा व्यक्ति आगे बोला, तो पिछले महीने का डाटा मेरे पास आ है, जहां आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और पुलिस भी हमारे किसी आदमी या माल को नहीं पकड़ पाई, तो आप लोग अपने लिए जोर जोर से तालियां बजाए। किंग की बात सुनकर सभी लोग तालियां बजाते हैं। किंग फिर कुछ सोचकर बोले, मुंबई में कई सारे बिजनेसमैन हैं जो कि हम लोगों को करोड़ों रुपए देकर अपनी और अपने परिवार की रक्षा की गारंटी लेते हैं। किंग की बात सुनकर सभी हाँ में सिर हिला देते हैं और एक आदमी बोला, हाँ किंग, और अब इंडिया के अलग अलग शहरों से हमें कॉल आते हैं बिजनेसमैन और नेताओं के कि उन्हें भी खतरा है, तो उन्हें भी गारंटी चाहिए कि माफिया का कोई आदमी उन्हें चोट नहीं पहुंचाएगा, और बदले में वो भी करोड़ों रुपए हमें ऑफर करते हैं। उस आदमी की बात सुनकर वो बूढ़ा व्यक्ति बोला, हाँ ये हमारे लिए सही, इस तरह हम बिना किसी को मारे ही अपना काम आसानी से कर सकते हैं, जिससे पुलिस भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ पाएगी। किंग की बात सभी को सही लगते हैं और सभी एक साथ इसके लिए वोट देते हैं, यह सही है। वो बूढ़ा व्यक्ति फिर आगे बोला, तो मैं आप लोगों जो काम देने जा रहा हूं उसके बारे में जानने से पहले आगे किसी को अपनी कोई बात रखनी है तो अभी खड़ा होकर हमें बताएं, क्योंकि मुझे पसंद नहीं जब मैं सबको अपना काम करने को दूं उसके बाद कोई अपनी प्रॉब्लम बताई, क्योंकि इससे मेरा बताया हुआ काम पर आप लोग भूल भी सकते हो। किंग की बात सुनकर सभी लोग एक दूसरे को देखते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ब्लैक डेविल राणा से बोला, दोस्त अब रखो किंग के आगे अपनी समस्या, हम सब तुम्हारे साथ है। ब्लैक डेविल की बात सुनकर राणा कुर्सी से खड़ा होकर बोला, किंग मुझे है एक प्रॉब्लम जो आपको और सभी को बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जाकर यह प्रॉब्लम मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएंगी। वो बूढ़ा व्यक्ति और सभी लोग राणा को देखते हैं। वो बूढ़ा व्यक्ति बोला, ओ राणा जी, आप भला आपको क्या समस्या हो सकती है, आप तो धीरे धीरे सभी के बॉस बनते जा रहे हो। किंग की बात सुनकर राणा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो हाँ में सिर हिलाकर बोला, किंग आपकी कृपा है, पर मुझे हमारी ही टीम के एक सदस्य से प्रॉब्लम है जो मेरे काम में टांग अड़ा रही है। वो बूढ़ा व्यक्ति राणा की बात सुनकर थोड़ी नाराज होकर बोला, राणा जी आपको पता है ना आप क्या बोल रहे, ऐसा करने पर उस व्यक्ति की सदस्यता भी जा सकती है और अगर अपने झूठ बोला तो आपको भी सजा दी जाएगी। किंग की बात सुनकर राणा हाँ में सिर हिलाकर बोला, जी मुझे पता है और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, उस सदस्य ने सबसे पहले मेरे आदमी को पकड़ा और फिर उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहा है, बदले में मैं भी उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकता हूँ, पर मैं आपके बनाए नियम नए तोड़ सकता हूँ, इसलिए अभी तक मैंने उसके खिलाफ कुछ नहीं किया। राणा की बात सुनकर वो बूढ़ा व्यक्ति बोला, यह आपने अच्छा किया, और आप हमें उस सदस्य के बारे में बताओ जिसने हमारा बना हुआ नियम थोड़ा, उस दोषी पाए जाने पर उसकी सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। किंग की बात सुनकर राणा टेढ़ी मुस्कान से अपने सामने बेटी एक्स क्वीन यानी मोना को देखता है।
मोना ये देख गहरी सांस लेती है, यह आदमी ऐसा ही करेगा, उसे पता था। राणा मोना तरफ उंगली पॉइंट करके बोला, और वो यह एक्स क्वीन है। क्या राणा का प्लान कामयाब होगा? और क्या है किंग का काम जिसे वो बाद में बताएगा? थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।